हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, जिनके डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस कोई भी रैंडमली पिक्ड क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर के सजेशंस के बेसिस पर इन्हें केयरफुली सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो आप मान लो दैट आपका 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हो तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे अपने एग्जाम में, एंड आपको और किसी वीडियो को देखने की नीड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे। और हाँ, इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल गिव अवे ऑफर भी है। वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहले और सबसे सही आंसर देगा, उन 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स, और ये विनर निकलते ही उन्हें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर देना। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए 100% फ्री वीडियो सीरीज़ है। लेकिन अगर आप इन्हीं वीडियोज़ के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो आप जो है उनका पेड नोट्स भी, आप लोगों के लिए पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप नोट्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी। देखो, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी होता क्या है। देखो, लिटरेचर और डिसेबिलिटी जो है एक फील्ड है स्टडी का, जहाँ पर डिसेबिलिटी दिखाई जाती है स्टोरीज, पोएम्स, नॉवेल्स, ड्रामाज और लिटरेरी वर्क्स के अंदर। ठीक है, ये दिखाता है कि ज़िंदगी, मतलब कि जो लोग जिनकी लिटरेचर में डिसेबिलिटीज़ है वो कैसे जीते हैं, उनकी स्ट्रगल क्या होती है, एक्सपीरियंस क्या होते हैं, और उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही होती है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो आपकी डिसेबिलिटी है, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी की बात नहीं है। फिजिकल, मेंटल, सेंसरी और लर्निंग कंडीशंस जो कि एक इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क डालती हैं। तो लिटरेचर और डिसेबिलिटी का मतलब है कि कैसे डिसेबल्ड कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैसे सोसाइटी डिसेबल्ड लोगों को जो है लिटरेरी वर्क्स के अंदर ट्रीट करती है, एंड कैसे राइटर्स जो है अपनी एक्सपीरियंस, जो डिसेबिलिटी का एक्सपीरियंस है, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, The first question is, briefly discuss how Firas Kanga used humor as the coping mechanism in his novel Trying to Grow. ठीक है, सबसे पहले हम Trying to Grow की थोड़ी सी समरी जान लेते हैं। देखो, Trying to Grow है ना, एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे फिडरस कांगा ने लिखा है। ठीक है, ये जो ऐसे है, ये ऑथर की ज़िंदगी के बारे में बताता है, जो कि ऑथर जो है फिजिकली डिसेबल्ड है। ठीक है, एज अ फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड एंड ही स्ट्रगल टू ग्रो अप इन द सोसाइटी। ठीक है, ब्रीफ समरी देखते हैं कि जो ऑथर है उनको ना एक डिजीज़ है जो कि उनकी फिजिकल ग्रोथ को रोकती है, यानी कि वो फिजिकली ग्रो नहीं कर सकते। तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, और अपने ऐसे की मदद से वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को बताते हैं कि कैसे उनकी तरफ लोग देखते थे, उनको कैसे ट्रीट करते थे, उनको कैसे अकेला और एम्बेरस्ड फील होता था। ठीक है, उनको बहुत शर्म आती थी, और उनकी जो डिज़ायर थी, उनकी जो एक चाहत थी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की, इवन दो उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, वो फिर भी कॉन्फिडेंस लाते हैं, इंटेलिजेंस लाते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आते हैं। उनका जो परिवार है, स्पेशली उनके पेरेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनकी मदद करते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने में। ये जो ऐसे है, ये मेनली उनके चैलेंजेस दिखाता है कि डिसेबल्ड लोगों को क्या क्या चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, सोसाइटी का इनसेंसिटिव बिहेवियर, कि कैसे सोसाइटी एक तो ऑलरेडी परेशान इंसान है उसको और ज़्यादा कैसे परेशान करती है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड करेज। ठीक है, तो देखो, जो ट्राइंग टू ग्रो है ना, वो सिर्फ एक फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ। ठीक है, ये रीडर्स को क्या सिखाती है कि जिन लोगों को डिसेबिलिटीज़ होती है, आपको उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए और उनकी स्ट्रगल्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रीफली डिस्कस हाउ द फिडरस कांगा यूज ह्यूमर एज द कॉपिंग मैकेनिज्म, कि कैसे वो ह्यूमर को एक कॉपिंग मैकेनिज्म जो है अपनी नॉवल में दिखाता है, ट्राइंग टू ग्रो। हाउ डज सोसाइटी, पर्टिकुलरली हिज फैमिली, इन्फ्लुएंस ब्रिट सेल्फ परसेप्शन, ब्रिट का खुद का सेल्फ परसेप्शन उनकी फैमिली कैसे उनके सामने लाती है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज आइडेंटिटी।
ट्राइंग टू ग्रो एक इंपॉर्टेंट नॉवल है बाय फिडरस कांगा दैट एक्सप्लोर्स डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, फैमिली रिलेशनशिप्स एंड सोशल एटीट्यूड्स। यहाँ पर प्रोटेगोनिस्ट है, मेल प्रोटेगोनिस्ट कौन है? ब्रिट कोटवाल। उनको ना एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, लेकिन वो अपनी कंडीशन मतलब कि वो नहीं मानती कि उनकी जो कंडीशन है वो उनका कहना है कि मेरी ये जो कंडीशन है, मेरी ये जो डिसेबिलिटी है, ये मेरी कॉन्फिडेंस को ग्रो करने से नहीं रोक सकती, मेरी जीने की इच्छा ये नहीं ख़त्म कर सकती। पूरी नोवेल के अंदर वो मजाक करते रहते हैं, ठीक है, और ये जो मजाक करना है ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है, ठीक है, ब्रिट के लिए एज वेल एज द राइटर हिमसेल्फ, ब्रिट के लिए भी और राइटर के लिए भी। एट द सेम टाइम सोसाइटी एंड फैमिली स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। अब जो सोसाइटी और फैमिली का जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ब्रिट की सेल्फ परसेप्शन पर एंड द फॉर्मेशन ऑफ हिज आइडेंटिटी। द नोवेल शोज दैट ब्रिट फेसेस डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिट को डिस्क्रिमिनेशन, पीटी, इमोशनल आइसोलेशन और सोशल स्टीरियोटाइप्स जो है फेस करना पड़ता है, यट फिर भी इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी वो विटी है। विटी यानी कि थोड़े बहुत नोटी है, शरारती है, सरकाजम और ह्यूमर की वजह से, ह्यूमर यानी कि कॉमेडी की वजह से अपने आप को इमोशनली सर्वाइव कर पाते हैं। ह्यूमर जो मजाक है वो उनकी मदद करता है सोसाइटी के अजम्पशंस को चैलेंज करने में अबाउट डिसेबिलिटी, एंड उनको जो है एक स्ट्रेंथ देता है, किस लिए? टू डील विद पेन, लोनलीनेस एंड इनसिक्योरिटी, ठीक है। मेन बॉडी पर आते हैं, ह्यूमर एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। नोवेल के अंदर ह्यूमर जो है वो ब्रिट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन जाता है सफरिंग और सोशल ह्यूमिलिएशन के खिलाफ, ठीक है। अब हमेशा हेल्पलेस फील करने की बजाय, क्योंकि वो डिसेबल है तो हमेशा उसकी वजह से हेल्पलेस फील करने की बजाय ब्रिट जो है ज़्यादातर मजाक करते रहते हैं अपनी कंडीशन के बारे में और अलग अलग सिचुएशंस के लिए। उनकी जो विटी ऑब्जर्वेशन है और सरकास्टिक कमेंट्स है वो उनकी मदद करती है इमोशनल पेन को कम करने में और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने में। ह्यूमर की वजह से ह्यूमर अलाउज हिम टू फेस लाइफ विद करेज इंस्टेड ऑफ सेल्फ पीटी की बजाय वो जिंदगी को एक करेजियस व्यू से देखते हैं। दस, ह्यूमर बिकम्स अ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। देखो, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, तो उस चीज़ के साथ रहने के लिए आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए। कुछ लोग जो है शराब का लेते हैं कि भाई शराब पी लेते हैं, ये ह्यूमर को अपना जो है डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से दैट हेल्प्स ब्रिट्स सर्वाइव इन द सोसाइटी के अंदर वो सर्वाइव करते हैं दैट ऑफन ट्रीट्स डिसेबल्ड पीपल एज वीक और डिपेंडेंट। ह्यूमर और सोशल क्रिटिसिज्म। फिडरस कांगा यूजुअली ऑल्सो यूजेज ह्यूमर टू क्रिटिसाइज सोसाइटीज़ इनसेंसिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। वो अपने इस ह्यूमर की मदद से सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने कि आप लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो एक ऐसे इंसान के ऊपर जो कि ऑलरेडी बहुत परेशान है, जो कि ऑलरेडी डिसेबल्ड है। ब्रिट नोटिस करते हैं कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं, उनके ऊपर दया खाते हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल अपीयरेंस। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद एंगर, गुस्सा करने की बजाय वो ज़्यादातर जो है आयरनी और कॉमिक रिमार्क्स करते हैं। द ह्यूमर एक्सपोजेस द हिपोक्रेसी एंड नैरो माइंडेडनेस ऑफ द सोसाइटी। इस ह्यूमर की मदद से वो दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा नैरो माइंडेड है हमारी सोसाइटी, और हमेशा रीडर्स को ना क्वेश्चन करने को कहते हैं द सोशल स्टीरियोटाइप्स अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, कि कैसे डिसेबल्ड लोगों के लिए एक मन में इन्होंने स्टीरियोटाइप ऑलरेडी बना के रखा है। देयरफॉर ह्यूमर इन द नोवेल इज नॉट ओनली एंटरटेनमेंट। ह्यूमर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि एक सोशली क्रिटिकल सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। फैमिलीज इन्फ्लुएंस ऑन ब्रिट्स आइडेंटिटी। ब्रिट का जो परिवार है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनका सेल्फ परसेप्शन और आइडेंटिटी शेप करने में। उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है एंड फॉर्मल इन देयर बिहेवियर। वो प्रोटेक्टिव है और फॉर्मली अपने बिहेवियर को रखते हैं, मतलब हमेशा काम और कंपोज्ड रहते हैं, जो कि कभी कभी उन्हें इमोशनली डिस्टेंट और डिपेंडेंट बना देता है, ठीक है। कभी कभी ब्रिट को भी वो इमोशनली डिपेंडेंट और जो है बना देता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट केयर एंड सुपरविजन। अब उनको कॉन्स्टेंटली उनका ध्यान रखा जाता है, उनको सुपरवाइज किया जाता है। ब्रिट को ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील होता है, ठीक है, उन लिमिट्स के अंदर जो उसके परिवार और सोसाइटी ने बना दी है। परिवार उनकी केयर करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको ना घुटन फील हो रही है वहाँ पर। ये जो ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का है, जो ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है वो उनके कॉन्फिडेंस को जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है एंड क्रिएट्स फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज फ्यूचर। रोल ऑफ डॉली इन द ब्रिट्स लाइफ। डॉली जो ब्रिट की बड़ी बहन है हैज़ अ मेजर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन हिज पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी पर एक बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर है।
वो सिर्फ शी बिहेव्स नॉट ओनली लाइक अ सिस्टर बट ऑल्सो लाइक अ फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट। वो अपने भाई के साथ सिर्फ एक बहन बनकर ही नहीं बल्कि एक दोस्त और कॉन्फिडेंट उनका साथ देने में हमेशा आगे रहती है। हर विटी नेचर, वो नोटी है थोड़ी, एंड इमोशनल सपोर्ट, जो उनका विटी नेचर है और जो इमोशनल सपोर्ट वो ब्रिट को देती है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और अंडरस्टूड है। ठीक है, डोली उन्हें मोटिवेट करती है लिखने के लिए और उन्हें एनकरेज करती है कि तुम इंडिपेंडेंटली सोचो। ठीक है, थ्रू हर सपोर्ट, उनके सपोर्ट की मदद से ब्रिट जो है एक इमोशनल स्ट्रेंथ गेन करते हैं और अपनी डिसेबिलिटी, अपनी एबिलिटीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं कि मेरे पास जो है मैं उसी में अच्छा बनूंगा। सिरस एंड ब्रिट्स इमोशनल ग्रोथ। द फ्रेंडशिप बिटवीन ब्रिट एंड सिरस बिकम्स अनदर टर्निंग पॉइंट ऑफ ब्रिट्स लाइफ। अब ब्रिट की ज़िंदगी में सिरस के आने से एक और टर्निंग पॉइंट हो जाता है। सिरस जो है वो ब्रिट को एक्सेप्ट करता है विदाउट जजिंग हिज डिसेबिलिटी एंड शेयर्स अ क्लोज इमोशनल बॉन्ड विद हिम। उसके साथ एक क्लोज इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ब्रिट जो है उसे ब्रिट जो है अंडरस्टूड फील करता है, इमोशनली कनेक्टेड फील करता है पहली बार में। उनकी जो फ्रेंडशिप है वो ब्रिट की मदद करती है लोनलीनेस से हटने में। ठीक है, देयर फ्रेंडशिप हेल्प्स ब्रिट बियॉन्ड लोनलीनेस। ब्रिट की लोनलीनेस तो कम होती ही है बट वो सोशली ओपन भी हो जाता है। ऑल्दो सिरस क्रिएट्स इमोशनल कन्फ्यूजन इन ब्रिट्स लाइफ, सिरस के आने से उसकी जो इमोशनल कन्फ्यूजन है वो बढ़ जाती है। ही ऑल्सो हेल्प्स ब्रिट एक्सपीरियंस अफेक्शन। उसकी वजह से ब्रिट को अफेक्शन, कंपेनियनशिप और इमोशनल फ्रीडम भी फील होती है। एमीज रोल इन सेल्फ एक्सेप्टेंस। एमी का ना एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है ब्रिट के सेल्फ परसेप्शन पे। सोसाइटी के अलावा वो जो है उसे रिस्पेक्ट, अफेक्शन और इक्वालिटी से ट्रीट करती है। वो उसे अप्रिशिएट करती है उसकी इंटेलिजेंस को, विट को और पर्सनैलिटी को, रादर देन फोकसिंग ऑन हिज डिसेबिलिटी। उसकी डिसेबिलिटी पर फोकस करने की बजाय वो उसके पॉजिटिव ट्रेट्स पर फोकस करती है। एमी से मिलने के बाद जो ब्रिट है वो धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्ट करने लगता है और एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाता है मन में। जो नॉवल है वो क्लियरली दिखा रही है कि जो ब्रिट है वो अपने आप को नॉट विद अवर्जन, मतलब अपने आप को नफरत से नहीं बट एक स्माइल से देखने लग गया है, एक खुशी से देखने लग गया है। आइडेंटिटी एंड डिसेबिलिटी। ब्रिट्स आइडेंटिटी इज कॉन्स्टेंटली शेप्ड बाय सोसाइटीज रिएक्शन। ब्रिट जो है ना हमेशा अपनी आइडेंटिटी को सोसाइटी के रिएक्शन से बनाता था कि भाई लोग जो है उसकी डिसेबिलिटी को देखकर जैसा ओपिनियन देते थे ब्रिट बिल्कुल वैसा ही मान लेता था। लोग जो है ऑफन उसको सिर्फ उसकी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से डिफाइन करते थे, उसके इमोशन, इंटेलिजेंस और इंडिविजुअलिटी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था। हाउएवर ब्रिट जो है इन स्टीरियोटाइप्स को रेजिस्ट करता है, रोकता है थ्रू ह्यूमर, ऑनेस्टी, रिलेशनशिप एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। वो जो है वो चाहता है कि उसे इंसान की तरह देखा जाए, एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जिसके ऊपर दया खाई जाए। Thus the novel presents disability not simply as a medical condition। ये disability को सिर्फ एक mental condition ही नहीं but a social and emotional experience भी कहती है। Humor as emotional strength। ह्यूमर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ब्रिट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। ह्यूमर जो है वो भी ब्रिट का इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड रेजिलियंस। इवन ड्यूरिंग पेनफुल सिचुएशंस के दौरान भी वो हमेशा हंसी मजाक करने की कोशिश करता है, अपनी ज़िंदगी में एक अर्थ ढूंढने की कोशिश करता है। उसका जो मजाक का नेचर है वो उसे प्रिवेंट करता है फ्रॉम बिकमिंग इमोशनली डिफीटेड एंड हेल्प्स हिम मेंटेन डिग्निटी। यहाँ से वो अपनी इज्जत बचा के रखता है। देयरफॉर ह्यूमर इन द नॉवल सिंबलाइजेस करेज। ह्यूमर जो है वो नॉवल के अंदर करेज, सर्वाइवल और रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, कंक्लूजन। ट्राइंग टू ग्रो ब्यूटिली शोज हाउ ह्यूमर कैन बी अ पावरफुल कोपिंग मैकेनिज्म। ये दिखाता है कि जिंदगी के अंदर ह्यूमर कितना बड़ा कोपिंग मैकेनिज्म हो जाता है एक डिसेबल्ड पर्सन के। जो ब्रिट है उसका विट, सरकाजम, कॉमिक ऑब्जर्वेशन। फिडरस कांगा जो है इस इमोशनल स्ट्रगल को प्रेजेंट करते हैं, लोनलीनेस, डिस्क्रिमिनेशन बाय द डिसेबल्ड पीपल इन द सोसाइटी। एट द सेम टाइम उनकी जो नॉवल है वो हाईलाइट करती है कि कैसे परिवार, दोस्त और सोसाइटी जो है ब्रिट का सेल्फ परसेप्शन और आइडेंटिटी को हाईलाइट करते हैं, शेप करते हैं उनकी आइडेंटिटी को। वाइल सोशल एटीट्यूड्स ऑफन क्रिएट इनसिक्योरिटी एंड इमोशनल पेन। सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो उनको इनसिक्योरिटी और इमोशनल पेन देता है। जो उनकी सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हैं जैसे डोली, सिरस और एमी, वो ब्रिट की मदद करती हैं कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस करने में। अल्टीमेटली जो नॉवल है वो ब्रिट को एक सेंसिटिव, इंटेलिजेंट, करेजियस इंडिविजुअल बताती है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं खुद की आइडेंटिटी ढूंढने में बियॉन्ड डिसेबिलिटी के अलावा वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं एंड सोशल स्टीरियोटाइप्स। Comment on the aspect of disability and the sexuality with reference to the trying to grow. What does the title trying to grow signify in both the literal and metaphorical sense? ये पहले जैसा ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है।
चलो, ट्राइंग टू ग्रो इन द फिडरस कांगा इज इम्पोर्टेंट नोवेल दैट डील्स विद द थीम्स ऑफ डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी, इमोशनल आइसोलेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। इन नोवेल के अंदर ये थीम्स है, ठीक है। जो नोवेल है वो ब्रिट कोटवाल के आसपास जो है वो रिवॉल्व करती है, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड यंग मैन है, जो कि स्ट्रगल कर रहा है सिर्फ फिजिकल कंडीशन से ही नहीं बल्कि सोसाइटी के एटीट्यूड से भी। किस तरह का एटीट्यूड? सोसाइटी का एटीट्यूड उसकी डिसेबिलिटी और डिज़ायर को लेकर, ठीक है। जो नोवेल है वो ट्रेडिशनल असम्पशंस को चैलेंज करती है दैट डिसेबल पीपल आर इमोशनली वीक। हम जो है ऑलरेडी पहले से ही हम अज्यूम करके चलते हैं भाई जो डिसेबल पर्सन है वो इमोशनली वीक है, सेक्सुअली इनएक्टिव है और सोशली इनकेपेबल है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो टाइटल है ट्राइंग टू ग्रो, वो दोनों लिटरल और मेटाफोरिकल सेंस में इसको डिफाइन करता है। मेटाफोरिकल का क्या मतलब होता है? सिंबॉलिक मीनिंग होता है, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग नहीं, सिंबॉलिक मीनिंग। लिटरली इट रेफर्स टू ब्रिट्स इनएबिलिटी टू फिजिकली ग्रो बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, while metaphorically it represents his emotional, psychological and personal struggle for maturity, independence and self acceptance। देखो, ब्रिट के हाथ में क्या नहीं है भाई, वो फिजिकली ग्रो नहीं हो पा रहा क्योंकि वो डिसेबल्ड है। लेकिन बाद में ये तो फिजिकल एस्पेक्ट हो गई, लेकिन जो असली मीनिंग है वो क्या है कि वो कैसे ये जो नोवेल है वो उनकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और पर्सनल स्ट्रगल को दिखा रहा है। किसके लिए? मेच्योरिटी, इंडिपेंडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। डिसेबिलिटी इन द नोवेल, जो नोवेल है वो डिसेबिलिटी को सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन ही नहीं बल्कि एक सोशल एक्सपीरियंस बताती है, शिफ्ट बाय पीपल्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कि लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन। ब्रिट कॉन्स्टेंटली फेसेस पिटी, उनको बार बार कोई तो दया कर रहा है, कोई क्यूरियस है, कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और इमोशनल आइसोलेशन किया जा रहा है उनके साथ बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल डिसेबिलिटी। सोसाइटी जो है ऑफन उनको जो है सिर्फ उनकी बॉडी चैलेंजेस के बेसिस पर उनको डिफाइन करती है और उनकी इंटेलिजेंस, इमोशंस और इंडिविजुअलिटी को इग्नोर करती है। दिस मेक्स हिम फील इनसिक्योर एंड इंडिपेंडेंट एट टाइम्स, और इसकी वजह से उनको इनसिक्योर और कभी कभी लोगों के ऊपर मैं बोझ हूँ ऐसे उनको फील होता है। हाउएवर ब्रिट जो है वो सरेंडर नहीं करता है, ठीक है। इन सोशल स्टीरियोटाइप्स और कंटिन्यूस स्ट्रगल्स को वो नहीं देखता है और वह कहता है कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी डिग्निटी बचा कर रखूँगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, एक जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है नोवेल के अंदर, दैट इज़ ऑनेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी इन द लाइफ ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। एक डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ में सेक्सुअलिटी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और उसका ऑनेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। सोसाइटी जो है जनरली अज्यूम कर देती है कि जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको रोमांटिक और सेक्सुअल डिज़ायर होती ही नहीं है, बट नोवेल जो है वो स्ट्रॉन्गली इन चैलेंजेस को, इन बिलीव्स को जो है चैलेंज करती है। ब्रिट को इमोशनल अट्रैक्शन भी होता है, लव भी होता है, जेलेसी, डिज़ायर, कन्फ्यूजन, हर एक इंसान की तरह, हर एक नॉर्मल इंसान की तरह उसे भी ये सब फीलिंग्स आती है। उनका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स सिरस एंड लेटर इमोशनल कनेक्शन विद एमी क्या रिवील करता है? हिज कॉम्प्लेक्स इमोशनल एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी। दस जो नोवेल ह्यूमनाइजेस डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, ये जो नोवेल है ये डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को ह्यूमनाइज करती है, उनको इंसान की तरह दिखाती है बाय प्रेजेंटिंग देम एज इमोशनली एंड सेक्सुअली कंप्लीट पर्सन्स। रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड सेक्सुअलिटी, द नोवेल शोज दैट डिसेबिलिटी एंड सेक्सुअलिटी आर डीपली कनेक्टेड इन ब्रिट्स लाइफ। ब्रिट की ज़िंदगी में सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी बहुत ही डीपली कनेक्टेड है, क्योंकि सोसाइटी जो है उनको ज़्यादातर डिनाइज डिसेबल्ड पीपल द राइट टू इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप। सोसाइटी जो है वो क्या कहती है कि जो डिसेबल्ड इंसान है उसको इंटीमेसी और रिलेशनशिप का कोई हक ही नहीं है। उनके ट्रीटमेंट से ऐसा लगता है। ब्रिट को इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड फील होता है क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर सिर्फ उसकी डिसेबिलिटी पर फोकस करते हैं, इमोशनल नीड पर नहीं। His relationship with Sirius and Amy help him explore love, affection, emotional acceptance। उनकी जो रिलेशनशिप है उससे वो जो है इंटीमेसी वाली फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं। एमी स्पेशली एक्सेप्ट्स हिम विदाउट एम्बेरसमेंट एंड अप्रिशिएट हिज विट्स एंड इंटेलिजेंस। एमी जो है स्पेशली उनको एक्सेप्ट करती है बिना किसी शर्म के और उनके विट और इंटेलिजेंस को जो है अप्रिशिएट करती है। इन रिलेशनशिप्स की मदद से ब्रिट जो है वो स्लोली सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल मैच्योरिटी लेकर आता है। इमोशनल स्ट्रगल्स ऑफ ब्रिट की जो डिसेबिलिटी है वो उनके अंदर लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट की फीलिंग्स को पैदा करती है। ज़्यादातर उनको ना बिल्कुल मतलब घुटन फील होती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट है और उनकी जो डिज़ायर है फ्रीडम और इंटीमेसी के लिए। एट द सेम टाइम उनकी जो इमोशनल और सेक्सुअल डिज़ायर है वो उन्हें
उनकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करती है और प्लेस इन सोसाइटी। उन्हें लगता है कि मैं डिसेबल्ड हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है, तो मैं सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करता हूँ और क्या मेरी आइडेंटिटी होगी। इन स्ट्रगल्स के बावजूद ब्रिट जो है कॉन्टीन्यूसली कोशिश करते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी और इमोशनल नीड्स को असर्ट करने की, जो कि उनकी इनर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। लिटरल मीनिंग ऑफ द टाइटल, द टाइटल ट्राइंग टू ग्रो हैज़ अ लिटरल मीनिंग कनेक्टेड टू द ब्रिट्स फिजिकल कंडीशन। उनकी डिसेबिलिटी की मदद से हिज बॉडी डज नॉट ग्रो नॉर्मली, डिसेबिलिटी की वजह से उनकी बॉडी जो है नॉर्मली ग्रो नहीं करती है, और उनकी जो फिजिकल लिमिटेशन है वो एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर होती है कि वो लोगों से कितने ज़्यादा अलग है। उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है, जो कि उनको अफेक्ट करती है कि कैसे सोसाइटी उन्हें देख रही है, एंड हाउ ही समटाइम्स व्यू हिमसेल्फ। वो कभी कभी सोसाइटी से डरते थे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और कभी कभी वो खुद को भी देखने से कतराते थे क्योंकि वो अपने आप को ऐसे नहीं देख पाते थे। दस द लिटरल मीनिंग ऑफ द टाइटल रिफ्लेक्ट्स ब्रिट्स फिजिकल स्ट्रगल एंड बॉडीली लिमिटेशंस। ये जो टाइटल है ये ब्रिट की फिजिकल स्ट्रगल और बॉडीली लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करता है। मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द टाइटल, मेटाफोरिकली ठीक है, मेटाफोरिकली द टाइटल रिप्रेजेंट ब्रिट्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। थ्रू आउट द नोवेल ब्रिट जो है अपनी स्ट्रगल करता है इंडिपेंडेंट होने के लिए, कॉन्फिडेंट, सेल्फ अवेयर, और डिस्पाइट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इमोशनल पेन, इन सब के बावजूद वो जो है स्ट्रगल करता है, मतलब कि जो है इमोशनली मेच्योर होने के लिए। वो कोशिश करता है कि वो अपनी इन्फीरियोरिटी, डिपेंडेंस और लोनलीनेस की फीलिंग्स से बाहर आए। उसकी जो रिलेशनशिप है डोली सीरियस एमी के साथ, वो उनकी मदद करती है खुद के बारे में अच्छा फील करने के लिए एंड इमोशनल मेच्योरिटी लाने के लिए। देयरफॉर ग्रोथ इन द नोवेल सिंबलाइजेज सेल्फ एक्सेप्टेंस। ग्रोथ जो है नोवेल के अंदर वो सेल्फ एक्सेप्टेंस, आइडेंटिटी फॉर्मेशन और पर्सनल डेवलपमेंट के से रिलेटेड है। रोल ऑफ रिलेशनशिप इन ग्रोथ, ब्रिट्स इंटरेक्शन विद सिरस, एमी एंड डोली प्ले अ मेजर रोल इन हिज जर्नी ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की जर्नी के अंदर जो उनकी रिलेशनशिप है इनके साथ वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सिरस जो है वो उनको एक इमोशनल कंपेनियनशिप देती है, एमी उनको मदद करती है कि वो अपने आप को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, और डोली जो है उसे सपोर्ट और मोटिवेट करती है इमोशनली। ये जो रिलेशनशिप है ये ब्रिट की मदद करती है आइसोलेशन से बाहर निकलकर अफेक्शन, कॉन्फिडेंस और इमोशनल सिक्योरिटी पाने में। दस ह्यूमन रिलेशनशिप्स बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिट्स पर्सनल ग्रोथ एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सोशल क्रिटिसिज्म इन द नोवेल, जो नोवेल है वो सोसाइटी के नैरो अंडरस्टैंडिंग को क्रिटिसाइज करती है कि आप डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी को कैसे देखते हो। ये एक्सपोज करती है कि हाउ डिसेबल्ड पीपल आर ऑफन डिनाइड इमोशनल फ्रीडम, कि कैसे डिसेबल्ड लोगों को ज़्यादातर इमोशनल फ्रीडम नहीं मिलती, इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी। ठीक है, थ्रू ब्रिट के एक्सपीरियंस की मदद से जो फिडरस कांगा है वो सोशल प्रिजुडिस और डिमांड्स को ना क्वेश्चन करते हैं, और वो एक ग्रेटर एक्सेप्टेंस और सेंसिटिविटी मांगते हैं डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए। द नोवेल देयरफॉर बिकम्स अ पर्सनल स्टोरी एंड अ सोशल क्रिटिक। कंक्लूजन में ट्राइंग टू ग्रो प्रेजेंट्स डिसेबिलिटी एंड सेक्सुअलिटी इन अ सेंसिटिव रियलिस्टिक मैनर। The novel challenges the stereotype that disabled people are incapable of love, desire and emotional complexity. जो लोगों का सोच है कि वो डिसेबल्ड लोग ना तो प्यार कर सकते हैं, ना उनके अंदर डिज़ायर आती है, ना इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो इस नोशन को चैलेंज करते हैं। ब्रिट के एक्सपीरियंसेस की मदद से द नोवेल हाईलाइट्स द स्ट्रगल फॉर डिग्निटी, इंटीमेसी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस फेस्ड बाय द डिसेबल्ड individuals. The title trying to grow is highly symbolic because it represents both Brit's physical limitations and his emotional journey towards maturity. Maturity की जो जर्नी है उनकी वो उसको रिप्रेजेंट करती है, और सेल्फ डिस्कवरी की। अल्टीमेटली द नोवेल पोर्ट्रेज ग्रोथ एज द स्ट्रगल, कि वो दिखा रही है कि कैसे ग्रोथ कितना स्ट्रगलिंग होता है कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, आइडेंटिटी और एक्सेप्टेंस के लिए सोसाइटी के अंदर, जो कि प्रीजुडिस और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरी पड़ी है। प्री डिफाइंड नोशंस रखी हुई है कि विमेन है तो ऐसा होगा, मैन है तो ऐसा होगा, डिसेबल्ड है तो ऐसा होगा। ये जो प्री डिफाइंड नोशंस है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं। पीपल प्रोजेक्ट देयर ओन फियर्स एंड फैंटेसीज इनटू द ब्लाइंड imagining a life that is less full, less real. Comment on the Georgina Klege's critique of the society attitude and the stereotypes about blindness. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एक बार थोड़ा बहुत समरी जान लेते हैं। देखो, साइट अनसीन, ये साइट अनसीन जो है स्टोरी से, नोवेल से लिया गया है, एंड इट इज़ अ मेमोरियल एंड कलेक्शन ऑफ एसेज। मतलब ये
ऐसे इसका कलेक्शन है जिसे जॉर्जिना क्लीगी ने लिखा है, KLWGE, क्लीगी ने लिखा है। इस वर्क के अंदर जो ऑथर है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करती है, क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, मतलब उन्हें दिखाई नहीं देता है, और उनको जो चैलेंजेस जो है उनको फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी के आइडियाज़ अबाउट द ब्लाइंडनेस, कैसे उन्हें सोसाइटी के आइडियाज़ के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। जो जॉर्जिना क्लीगी है वो एक लीगली ब्लाइंड पर्सन है, और 11 साल की उम्र में वो मतलब कि ब्लाइंड हो जाती है, क्योंकि उनको ना एक बीमारी है जिसे मैक्युलर डीजेनरेशन कहते हैं। बुक के अंदर वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हैं कि वो अंधी होकर कैसे जी रही थी, और वो बताती हैं कि लोग जो है कैसे अंधे लोगों को मतलब व्यू करते हैं, और पूरी दुनिया उनको कैसे अलग तरीके से देखती है। वो स्टीरियोटाइप्स जो कि मूवीज़, लिटरेचर और सोसाइटी, देखो वो जो है क्रिटिसाइज़ करती है उन स्टीरियोटाइप्स को जो कि मूवी, लिटरेचर, सोसाइटी के अंदर पोर्ट्रे किए जाते हैं, दैट ब्लाइंड पीपल एज हेल्पलेस एंड ट्रेजिक। जो मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है ना कि अंधे लोग तो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, उनके साथ कितना बुरा हुआ है, वो उन सबको जो है क्रिटिसाइज़ करती है। क्लीगी एक्सप्लेन करती है कि ब्लाइंडनेस डज नॉट मेक लाइफ मीनिंगलेस। अंधा होने से मेरी ज़िंदगी इनसिग्निफिकेंट नहीं हुई, इंस्टेंट ब्लाइंड पीपल कैन लिव इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट एंड फुलफिलिंग लाइफ्स। कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं। The book also discusses society's treatment of disabled people, that how the society is treating disabled people, the problem of accessibility, because they are not accessible with all the things, right? And the importance of braille and the assistive technology, and the emotional struggle of acceptance disability identity. अपनी disability के जो accept करने के लिए emotional struggle उनका रहा था। क्लीगी जो है वो ह्यूमन पर्सनल स्टोरीज, ठीक है, और थॉटफुल एनालिसिस की मदद से एक जो है पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंडनेस हमें देती है। ये जो काम है उनका वो लोगों को एनकरेज करता है उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी से बाहर देखने में, एंड रिस्पेक्ट डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स एज द इक्वल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो people project their own fears and fantasies onto the blind, imagining a life that is less full, less real. उन्हें लगता है, यहाँ पर जो राइटर है वो कहती है कि जो लोग हैं ना वो खुद की फियर्स और फैंटेसीज़ को दूसरे अंधे लोगों पर प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी अधूरी है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, इसीलिए उनकी ज़िंदगी रियल भी नहीं है। कॉमेंट ऑन जॉर्जिना क्लीगीज क्रिटिक ऑफ सोशल एटीट्यूड एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट ब्लाइंडनेस। Culture and not the medical condition of body defines disabled in the identity. राइटर कहना चाहते हैं कि जो कल्चर है और मेडिकल कंडीशन है वो किसी के शरीर की डिसेबल्ड आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करेंगे। इलस्ट्रेट विद रेफरेंस टू द जॉर्जिना क्लीगीज साइट अनसीन। साइट अनसीन जॉर्जिना क्लीगी ने लिखे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफी कौन होती है? जो खुद इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है। मतलब कल को मैं एक किताब लिखूँ जिसके अंदर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करूँगी तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। तो वो जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो कि क्रिटिकल वर्क दैट चैलेंजेस सोसाइटीज़ स्टीरियोटाइप एंड द मिसकंसेप्शंस अबाउट द ब्लाइंडनेस। सोसाइटी के पास जो सोसाइटी के मन में जो गलत फहमी है और जो स्टीरियोटाइप्स है ब्लाइंडनेस को लेकर, वो चीज़ों को चैलेंज करती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, थॉटफुल एनालिसिस की मदद से क्लीगी जो है वो क्रिटिसाइज़ करती है सोसाइटी कैसे अंधों को देखती है। ठीक है, ऐसा मानते हैं जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो वीक होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, अधूरे होते हैं एंड इनकेपेबल ऑफ लिविंग मीनिंगफुल लाइफ्स। क्लीगी जो है वो आर्ग्यू करती है कि डिसेबिलिटी जो है इट इज़ नॉट डिफाइंड बाय द मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन से कोई डिसेबल नहीं होता है, बट लार्जली वो जो सबसे बड़ा जो उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है दैट इज़ ऑफ कल्चरल एटीट्यूड्स, सोशल बिहेवियर एंड स्टीरियोटाइप्स। सोसाइटी ऑफन प्रोजेक्ट्स इज फियर्स, एंजाइटीज़ एंड फैंटेसीज ऑन टू द ब्लाइंड पीपल। जो सोसाइटी है वो ज़्यादातर अपनी फियर और जो एंजाइटी है वो ब्लाइंड पीपल पर डाल देती है और इमेजिन करती है कि ब्लाइंडनेस एज अ ट्रेजिक एंड जॉयलेस कंडीशन, कि जो ब्लाइंडनेस है, जो अंधा होना है, वो एक ट्रेजिक और जॉयलेस कंडीशन है। साइट अनसीन के अंदर क्लीगी जो है ऐसे एजम्पशंस को रिजेक्ट करती है और बताती है दैट प्रेजेंट्स ब्लाइंडनेस एज अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। जो ब्लाइंड होकर भी आप दुनिया को एक अलग ही तरीके से एक्सपीरियंस करते हो और जीते हो, वो लिमिटेशन नहीं होती है। ऐसी लिमिटेशन नहीं है जो आपकी ह्यूमन आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दे, बल्कि ये एक जीने का एक नई तरीका होता है जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। मेन बॉडी क्रिटिक ऑफ सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस। क्रिटिक ऑफ सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस। क्लीगी जो है वो स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ करती हैं सोसाइटी के नेगेटिव एटीट्यूड को जो कि ब्लाइंड पीपल पर रखा जाता है। उनका मानना है कि जो जिनको दिखता है
वो ज़्यादातर अज्यूम करते हैं कि जो अंधे लोग हैं वो तो नाखुश होंगे, अधूरे होंगे, डिपेंडेंट होंगे, उनको ऐसा लगता है। ये जो अजम्पशन है ये ज़्यादातर डर और इमेजिनेशन पर बने हैं, रियलिटी पर नहीं बने हैं। सोसाइटी जो है वो ब्लाइंडनेस को एक ट्रेजेडी मानती है, ऐसे नहीं समझती कि अंडरस्टैंडिंग द रियल एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंड इंडिविजुअल्स। अब रियल एक्सपीरियंस तो नहीं करते हैं बल्कि उनको बैठकर अज्यूम करते रहते हैं, इमेजिन करते रहती हैं। क्लीकी का मानना है जो ऐसा एटीट्यूड है वो ब्लाइंड पीपल को, क्लीकी बिलीव्स दैट सच एटीट्यूड्स रिड्यूस ब्लाइंड पीपल टू ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसा जो एटीट्यूड है वो ब्लाइंड पीपल, डिसेबल्ड पीपल को एक ऑब्जेक्ट मान देता है ऑफ सिंपैथी एंड पिटी रादर देन रिकॉग्नाइजिंग them as independent individuals. Projection of fear and fantasy. One of Kleege's major argument is that people project their own fears onto blind individuals. लोग जो है वो खुद के डर ब्लाइंड इंडिविजुअल्स पर डालते हैं। अब आप थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे और जब आप इमेजिन करेंगे कि मैं तो कभी देख नहीं पाऊंगा तो कितना डरावना होगा वो नज़ारा, तो वो खुद का फियर दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को दिखाई देता है वो इमेजिन करते हैं कि जो ब्लाइंडनेस है वो एक डार्कनेस, हेल्पलेसनेस, आइसोलेशन और सफरिंग को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उन्हें डर है कहीं उनका खुद का विजन ना चला जाए। एज अ रिजल्ट वो एक अनरियलिस्टिक फैंटेसीज बना लेते हैं अबाउट द लाइफ्स ऑफ ब्लाइंड पीपल। कुछ जो है ब्लाइंड इंडिविजुअल्स को कम्प्लीटली हेल्पलेस भी पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, वो अनरियलिस्टिक फैंटेसीज बना लेते हैं अंधे लोगों की लाइफ के बारे में। ठीक है, वो जो ब्लाइंडनेस है वो कुछ जो है ऐसा मानते हैं कि जो ब्लाइंड इंडिविजुअल्स हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं और दूसरे जो लोग हैं वो उनको बिल्कुल हीरो ही बना देते हैं मैजिकल एबिलिटीज़ के साथ। क्लीगी जो है वो दोनों को एक्सट्रीम मानती है, दोनों इमेजिनेशंस को, बिकॉज दे फेल टू रिप्रेजेंट द रियल एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंडनेस, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंडनेस अलग होता है। ब्लाइंडनेस एज अ कल्चरल आइडेंटिटी। क्लीगी एक्सप्लेन करते हैं कि जो डिसेबल्ड आइडेंटिटी है इज शेप्ड मोर बाय कल्चर और सोसाइटी। कल्चर और सोसाइटी शेप करता है देन बाय द मेडिकल कंडीशन इटसेल्फ। जो ब्लाइंड पर्सन है वो डिसेबल्ड हो जाता है क्योंकि सोसाइटी इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द साइटेड पीपल, क्योंकि जो सोसाइटी है उसे ऐसे लोगों के हिसाब से बनाया गया है जिन लोगों को दिखता है। ठीक है, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, सोशल प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट्स बैरियर फॉर द ब्लाइंड इंडिविजुअल्स। दस डिसेबिलिटी इज नॉट सिंपली अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये सिर्फ एक बॉडीली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्शन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिजेक्शन ऑफ द मेडिकेशन मॉडल। क्लीगी जो है ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल को जो है रिजेक्ट करती है, विच ट्रीट्स ब्लाइंडनेस ओनली एज अ डिफेक्ट और इलनेस दैट नीड्स करेक्शन। जो कि ब्लाइंडनेस को सिर्फ एक डिफेक्ट और बीमारी की तरह ट्रीट करती है जिसको ठीक किया जाना चाहिए। वो आर्ग्यू करती है कि ब्लाइंड पीपल कैन लिव मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लाइफ्स। वो कहती है हमें दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, हम फिर भी प्रोडक्टिव और इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं इफ़ सोसाइटी बिकम्स मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेप्टिंग। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन फिजिकल लिमिटेशंस की तरफ सिर्फ फोकस करने की बजाय क्लीगी जो है वो एम्फसाइज करती हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एटीट्यूड एंड रिमूविंग कल्चरल बैरियर्स। वो दिखाती हैं कि मेरी कंडीशन कंट्रोलेबल नहीं है, लेकिन कल्चर और सोसाइटी अपनी भी तो एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। एवरीडे एक्सपीरियंसेस ऑफ ब्लाइंडनेस। इन साइट अनसीन जो क्लीगी है वो अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती है दैट ब्लाइंडनेस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रेजिक और लिमिटिंग। ठीक है, वो बताती है कि हाउ ब्लाइंड इंडिविजुअल्स यूज़ डिफरेंट सेंसेस। ब्लाइंड इंडिविजुअल्स की अलग ही सेंसेस होती हैं, मेमोरी होती है एंड इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। उनकी भी एक अलग ही दुनिया होती है। उनका जो एक्सपीरियंस है वो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है दैट विजन इज़ द ओनली मीनिंगफुल वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग रियलिटी। वो चैलेंज करता है इस नोशन को कि जस्ट बिकॉज सिर्फ आपको दिखता है तभी आप असलियत में जी रहे हैं और जिसको नहीं दिखता है उनकी ज़िंदगी तो वेन है। ठीक है, अपनी राइटिंग की मदद से वो रीडर्स को एनकरेज करती हैं टू रिथिंक देयर कंजम्पशंस अबाउट ब्लाइंडनेस एंड डिसेबिलिटी। क्रिटिसिज्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन लिटरेचर एंड मीडिया। क्लीगी जो है वो शी ऑल्सो क्रिटिसाइजेज द वे ब्लाइंड पीपल आर रिप्रेजेंटेड इन द लिटरेचर, फिल्म्स एंड मीडिया। वो मीडिया वाले लोगों को भी, फिल्म और लिटरेचर वाले लोगों को भी क्रिटिसाइज करती हैं क्योंकि वो जैसे ब्लाइंड पीपल को पोर्ट्रे करते हैं। ब्लाइंड कैरेक्टर्स को जो है ज़्यादातर उनको हेल्पलेस विक्टिम्स या फिर स्पिरिचुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स दिखाया जाता है सुपर नेचुरल पावर के साथ। सच रिप्रेजेंटेशंस क्रिएट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये जो रिप्रेजेंटेशंस है ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है बना देती हैं एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट ब्लाइंडनेस। क्लीगी का मानना है कि जो ब्लाइंड पीपल हैं शुड बी रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स विद नॉर्मल इमोशंस, डिजायर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वो कहते हैं जो ब्लाइंड पीपल हैं
उनको भी एक आम इंसान की तरह देखा जाना चाहिए, जिनके पास नॉर्मल इमोशन, डिज़ायर, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी, एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्लीगी के काम की इज़ हर एम्फेसिस ऑन द इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी। वो शी आर्ग्यूज दैट ब्लाइंड पीपल डू नॉट ऑलवेज नीड पिटी और एक्सेसिव हेल्प। अंधे लोगों को सिर्फ दया और मदद की ज़रूरत ही नहीं होती। समटाइम्स सोसाइटीज़ ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर बिकम्स अनदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि जो सोसाइटी का जो ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर है वो भी उनके लिए एक डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है, क्योंकि ये जो है ये ब्लाइंड लोगों को एक इनकेपेबल की तरह ट्रीट करता है। क्लीगी जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट, एक्सेसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी मांगती है, कि मुझे इक्वली रिस्पेक्ट, एक्सेसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दो, मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। डिसेबिलिटी एंड सोशल इंक्लूजन, क्लीगी का मानना है कि जो सोशल इंक्लूजन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करने के लिए डिसेबिलिटी की तरफ। सोसाइटी को जो है, सोसाइटी मस्ट क्रिएट एक्सेसिबल स्पेस, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर द डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए उनको एक्सेसिबल स्पेस, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना चाहिए। वो सजेस्ट करती हैं दैट व्हेन सोसाइटी बिकम्स मोर इंक्लूसिव, जब सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाए, बहुत ही ज़्यादा घुस जाए डिसेबिलिटी के अंदर, डिसेबिलिटी विल नो लॉन्गर बी व्यूड एज अ बर्डन और लिमिटेशन। जब सोसाइटी और भी ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो डिसेबिलिटी को कोई बर्डन या लिमिटेशन नहीं समझेगा। दस, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेसेसरी फॉर ट्रू इक्वालिटी एंड एक्सेप्टेंस। इसीलिए कल्चर का ट्रांसफॉर्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ट्रू इक्वालिटी और एक्सेप्टेंस के लिए। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं जो साइट अनसीन है ये एक पावरफुल क्रिटिक हमें देता है सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स और मिसकंसेप्शंस के बारे में अबाउट ब्लाइंडनेस। जॉर्जिना क्लीगी आर्ग्यू करती हैं कि जो लोग हैं वो खुद की फियर्स और फैंटेसीज़ को जो है ब्लाइंड पीपल के ऊपर जो है रख देते हैं और गलत तरीके से उनकी ज़िंदगी को अज्यूम करते हैं और मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी अधूरी है, कम मीनिंगफुल है। क्लीगी एम्फसाइज करती है कि डिसेबिलिटी इज शेप्ड मोर बाय कल्चर, डिसेबिलिटी को कल्चर ने बनाया है और एटीट्यूड ने और सोशल बैरियर ने दैन फिजिकल कंडीशंस अलोन। फिजिकली डिसेबल्ड होने से कोई डिसेबल नहीं होता है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी जो है वो सोसाइटी और कल्चर का है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी और कल्चर है ये उन लोगों ने बनाई है जिनको खुद दिखाई देता है, ठीक है। अब जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे अंधे नहीं होना है और मैं एक बार इमेजिन करके देखूंगी कि अगर मैं अंधी होती तो कैसी होती, तो मुझे तो डर लगेगा ना, और मैं अपना डर उन लोगों के ऊपर रख रही हूँ जिनको सच में नहीं दिखाई देता। मुझे ये भी तो सोचना चाहिए कि उनकी लाइफ अलग है, उनके सेंसेस अलग हैं। अगर उनके पास एक सेंस कम है तो उसके अलावा उनको और भी बहुत सारी, उनकी हियरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्गली सुनाई देता है, उनकी फीलिंग की जो एबिलिटीज़ है, उनकी जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को कोई नहीं देखता। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और क्रिटिकल एनालिसिस की मदद से वो चैलेंज करती है मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी को और प्रमोट करती है डिग्निटी, इंडिपेंडेंस, इंक्लूजन एंड इक्वालिटी फॉर द ब्लाइंड पीपल। अल्टीमेटली जो साइट अनसीन है वो लोगों को एनकरेज करती है कि ब्लाइंडनेस को एक ट्रेजेडी नहीं माना जाए, बल्कि अ डिफरेंट एंड इक्वली वैलिड वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। उन्हें भी एक इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए जो थोड़े से अलग हैं, जिनका भी मन है, फीलिंग्स है, सब कुछ है। Georgina Klege's Sight Unseen pushes the generic boundaries to of an autobiography to negotiate cultural discourses about blindness. Elaborate. जो जॉर्जिना क्लीगी की साइट अनसीन है वो जेनरिक बाउंड्रीज़ को, जो हमारी नॉर्मल बाउंड्रीज़ होती हैं, जनरल बाउंड्रीज़ होती हैं ऑटोबायोग्राफी की, उनको नेगोशिएट करके कल्चरल डिस्कोर्स की, जो ब्लाइंडनेस के बारे में लोगों का मिसकंसेप्शन है उसको चैलेंज करती है। उसको नेगोशिएट का यहाँ पर मतलब है कि नेगोशिएट करती है, चैलेंज करके चेंज करने की कोशिश कर रही है। इलेबोरेट। हाउ डज जॉर्जिना क्लीगी चैलेंज द एबल बॉडीड assumption about the blindness and normalcy in the sight unseen? जॉर्जिना क्लीगी जो है वो एबल बॉडीड, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, एक तो डिसेबल्ड होते हैं और एक एबल बॉडीड होते हैं जो नॉर्मल इंसान होते हैं, उन लोगों की अजम्पशन को, जो ब्लाइंडनेस के बारे में जो अजम्पशन करते हैं वो कैसे चैलेंजिंग है नॉर्मलिसी इन द साइट अनसीन, कि साइट अनसीन जो है कैसे एक नॉर्मल पोएम है। क्यों जॉर्जिना क्लीगी अपने आप को एक नॉर्मल इंसान बता रही है? इलैबोरेट करो, ठीक है। साइट अनसीन जो जॉर्जिना क्लीगी ने लिखी है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है डिसेबिलिटी स्टडीज़ के बारे में, ठीक है। इसमें ऑटोबायोग्राफी, पर्सनल रिफ्लेक्शन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और कल्चरल एनालिसिस को कंबाइन करके लिखा गया है। इस टेक्स्ट की मदद से क्लीगी चैलेंज करती है ट्रेडिशनल अजम्पशंस को अबाउट ब्लाइंडनेस, डिसेबिलिटी एंड नॉर्मलिसी क्रिएटेड बाय द एबल बॉडीड सोसाइटी।
ठीक है। द बुक गोज बियॉन्ड द कन्वेंशनल फॉर्म से दूर जाकर ये एक ऑटोबायोग्राफी के बारे में है, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ क्लीगीज पर्सनल लाइफ, ये सिर्फ क्लीगी की ही पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं है, बट कि ये एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है कल्चरल स्टीरियोटाइप्स का सराउंडिंग द ब्लाइंडनेस। शी क्वेश्चंस हाउ सोसाइटी डिफाइंस नॉर्मल एंड वो क्वेश्चन करती है कि आप डिसाइड करने वाले होते कौन हो कि कौन इंसान नॉर्मल है या नहीं है, और वो जो एक्सपोज करती है प्रीजुडिस को दैट शेप्स द आइडेंटिटी ऑफ द डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। जो प्रीजुडिस का मतलब जो ऑलरेडी डिजाइंड जो थॉट्स हैं, इमेजिनेशंस हैं, वो ऑलरेडी डिजाइन थॉट्स को क्वेश्चन करती है, जो कि एक डिसेबल्ड इंडिविजुअल की आप आइडेंटिटी को शेप करते हो। उनके एक्सपीरियंस और आर्ग्यूमेंट की वजह से क्लीगी जो है वो रीडिफाइन करती है ब्लाइंडनेस को एक सोशल और कल्चरल कंडीशन है। वो कहती है कि ब्लाइंडनेस कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये एक सोशल और कल्चरल कंडीशन है मेडिकल प्रॉब्लम की बजाय। ठीक है, मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ट्रेडिशनल ऑटोबायोग्राफी के अंदर यूजुअली जो है क्रोनोलॉजिकल नरेशन होती है एक पर्सनल की ज़िंदगी के बारे में। क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है? एक सीक्वेंस के दौरान, भाई मैं पैदा हुआ, ऐसे हुआ, अपनी ज़िंदगी में ये अचीव किया, ये लेसन हुए, मतलब ये क्रोनोलॉजिकल सेंस में होता है एक नैरेटर की लाइफ के बारे में। हाउएवर साइट अनसीन जो है कन्वेंशनल स्ट्रक्चर से भी बियॉन्ड जा रही है। क्लीगी जो है वो पर्सनल मेमोरीज को कल्चरल क्रिटिसिज्म के साथ जो है कंबाइन करती है, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस को एंड डिस्कशंस अबाउट लिटरेचर, मीडिया एंड डिसेबिलिटी। दस द टेक्स्ट बिकम्स बोथ एन ऑटोबायोग्राफी एंड अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द सोसाइटीज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस। जो टेक्स्ट है ये एक ऑटोबायोग्राफी भी बनता है और ये क्रिटिकल स्टडी बनता है सोसाइटी की एटीट्यूड की टुवर्ड्स द ब्लाइंडनेस। पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ सोशल क्रिटिक। क्लीगी जो है वो खुद के एक्सपीरियंस को यूज़ करती है, एक्सपीरियंसेस पार्शियल ब्लाइंडनेस टू क्रिटिसाइज द अजम्पशंस एंड बिहेवियर ऑफ द एबल बॉडीड सोसाइटी। क्लीगी जो है खुद के एक्सपीरियंस को यूज़ करती है और पार्शियल ब्लाइंडनेस को क्रिटिसाइज करने के लिए, और ये अजम्पशन कि एबल बॉडीड सोसाइटी जो है डिफरेंट होती है, वो नॉर्मल होती है। वो शी एक्सप्लेन्स हाउ ब्लाइंड इंडिविजुअल्स आर ऑफन ट्रीटेड विद पिटी, फियर एंड एक्सेसिव सिंपैथी। वो बताती है कि जस्ट बिकॉज मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए मुझे पता नहीं लोग मुझ पे क्यों दया करते हैं, उन्हें लगता है मेरी ज़िंदगी में पता नहीं ऐसा क्या खो गया, मुझ पे दया करते हैं, मुझसे डरते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी होती है लोगों के मन में। थ्रू पर्सनल एनेक्डोट्स। अब एनेक्डोट्स क्या होता है? देखो, एनेक्डोट्स होती है छोटी छोटी स्टोरीज, ठीक है, जो कि अम्यूजिंग और शॉर्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जो है एनेक्डोट्स कहते हैं। छोटी छोटी खुद की स्टोरीज से वो रिवील करती है कि कैसे सोसाइटी जो है ब्लाइंडनेस को मिसअंडरस्टैंड करती है और इमेजिन करती है कि जो अंधे लोग हैं वो अधूरे और ट्रैजिक होते हैं। ठीक है, हर ऑटोबायोग्राफी देयरफॉर बिकम्स अ टूल फॉर एक्सपोजिंग सोशल प्रिजुडिस एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो एक टूल बन जाती है सोशल प्रिजुडिस और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। चैलेंजिंग एबल बॉडीड असम्पशंस। वन ऑफ क्लीगीज मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू चैलेंज एबल बॉडीड असम्पशंस। जो क्लीगी का मेजर ऑब्जेक्टिव है इस ऑटोबायोग्राफी लिखने का, वो है जो एबल बॉडीड लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी अजम्पशंस को ब्लाइंडनेस और नॉर्मलिसी के बारे में चेंज करना। वो ये बताना चाहती कि ब्लाइंड लोग भी नॉर्मल होते हैं। सोसाइटी जनरली अज्यूम करती है कि विजन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेंस है, आपको दिखाई देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो ब्लाइंड पीपल है वो डिपेंडेबल और इनकेपेबल है। क्लीगी ऐसे आइडियाज़ और आर्ग्यूज़ को रिजेक्ट करती है और कहती है दैट ब्लाइंड इंडिविजुअल्स कैन लिव मीनिंगफुल, इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंट लाइव्स। वो कहती है कि हम लोग भी एक मीनिंगफुल और इंटेलिजेंट लाइफ जी सकते हैं। शी क्वेश्चंस व्हाई सोसाइटी डिफाइंस नॉर्मलिसी ओनली अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ एबल बॉडीड पीपल। वो क्वेश्चन करती है कि सोसाइटी जो है नॉर्मलिसी को सिर्फ मतलब एक्सपीरियंस और एबल बॉडीड के लोगों के हिसाब से क्यों जी रही है। ठीक है, सोसाइटी सिर्फ नॉर्मल लोगों को, ऐसे लोगों को क्यों नॉर्मल बोल रही है जिसके पास मतलब जो हाथ पैर ठीक है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, चल पा रहे हैं, ऐसे लोगों को नॉर्मल क्यों बोलती है। हम जो लोग हैं क्या हमें नॉर्मल क्यों नहीं बोलती। क्रिटिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिसी। क्लीगी आर्ग्यू करती है कि दैट द आइडिया ऑफ नॉर्मल इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, इसे सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है, एंड ऑफन एक्सक्लूड्स डिसेबल इंडिविजुअल्स। इसमें डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को नॉर्मल नहीं माना जाता है। एबल बॉडीड सोसाइटी
वो सोसाइटी जिसके पास सब कुछ है वो डिसेबिलिटी को एक एबनॉर्मलिटी की तरह ट्रीट करती है और डिसेबल्ड लोगों को इन्फीरियर यानी कि अधूरा मानती है। क्लीगी का कहना है कि ऐसी जो डेफिनेशंस है वो अनफेयर होती हैं क्योंकि वो ह्यूमन एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी को इग्नोर करती है। डाइवर्सिटी यानी कि हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर इंसान का शरीर अलग होता है, ठीक है। आप फिजिकली, मेंटली, बॉडीली और आप जो है मतलब कि मेटाफोरिकली भी चेंज जो है अलग होते हो एक दूसरे से, करेक्ट। उनका मानना है कि ब्लाइंडनेस इज सिंपली अनदर वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि अंधे होकर भी आप एक अलग तरीके से दुनिया को जी सकते हो एंड शुड नॉट ऑटोमेटिकली बी द कंसीडर्ड अ डिफेक्ट। आपको ऑटोमेटिकली एक डिफेक्ट नहीं माना जाना चाहिए। ब्लाइंडनेस एज अ कल्चरल आइडेंटिटी, साइट अनसीन के अंदर जो ब्लाइंडनेस है उसे सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन ही नहीं बल्कि उसे एक कल्चरल आइडेंटिटी भी माना गया है, शेप्ड बाय द सोशल एटीट्यूड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। क्लिगी एक्सप्लेन करती है कि बहुत सारी दिक्कतें ब्लाइंड लोग ऑलरेडी फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, अराइज फ्रॉम इनएक्सेसिबल एनवायरमेंट्स। अब उनके पास हर एक चीज़ एक्सेसिबल नहीं है एनवायरमेंट में, एंड डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स रादर दैन फ्रॉम ब्लाइंडनेस इटसेल्फ। उनको जो है सबसे ज़्यादा दुख लोगों के ट्रीटमेंट से होता है, सोसाइटी की मिसकंसेप्शन से होता है, अपनी ब्लाइंडनेस से नहीं होता, ठीक है। द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबिलिटी। इसीलिए जो डिसेबिलिटी का जो एक्सपीरियंस है, लोगों को कम फील कराने का जो एक्सपीरियंस है वो सोसाइटी दिलाती है, डिसेबिलिटी नहीं दिलाती। रिजेक्शन ऑफ स्टीरियोटाइप्स अबाउट ब्लाइंडनेस। क्लीगी जो है वो कॉमन जो स्टीरियोटाइप्स है, कॉमन जो मतलब कि सोसाइटी की सोच है, स्टीरियोटाइप्स है, उसको क्रिटिसाइज़ करती है लिटरेचर के अंदर। एंड मीडिया वेयर ब्लाइंड पीपल, मीडिया के अंदर यानी कि टीवी, सिनेमा, मीडिया, इन सब के अंदर जैसे जहाँ पर अंधे लोगों को या तो हेल्पलेस विक्टिम दिखाया जाता है या फिर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल दिखाया जाता है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पावर्स हैं। वो आर्ग्यू करती है, वो कहती है कि ऐसी जो रिप्रेजेंटेशंस आप दिखा रहे हो एक तो अनरियलिस्टिक है, ये सच्ची नहीं है, और ये ब्लाइंड पीपल की जो ब्लाइंड इंडिविजुअल्स की जो सिंप्लीफाइड इमेज है उन्हें कम करती है कि या तो ब्लाइंड पीपल बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या विक्टिम्स हैं, नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकते। तो ये उनकी इस आइडेंटिटी को कम करती है। इंस्टेड क्लीगी जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो ऑर्डिनरी इंसान हैं, उनके भी इमोशन, डिज़ायर, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन। क्लीगी जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज अटेंशन देती है अपनी लैंग्वेज पर, दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द ब्लाइंडनेस। वो एक्चुअली सी आर्ग्यूज दैट मैनी एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस कैरी नेगेटिव मीनिंग्स, कि जिस चीज़ से हम ब्लाइंडनेस को जोड़ते हैं उनका नेगेटिव मीनिंग बनता है, एंड रीइंफोर्स सोशल प्रिजुडिस, और वो सोशल प्रिजुडिस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंडनेस जो अंधापन है इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद इग्नोरेंस, इसे इग्नोरेंस के साथ ट्रीट किया जाता है। डार्कनेस, हेल्पलेसनेस इन लिटरेचर एंड एवरीडे स्पीच, एवरीडे स्पीच के अंदर ब्लाइंडनेस को एक नेगेटिव टर्म की तरह यूज़ किया जाता है। हम भी तो करते हैं, चलते चलते किसी से हाथ बढ़ गया, क्या कहते हैं, अंधा है क्या, वहाँ पर तो हम उस चीज़ को एक नेगेटिव वे में ही यूज़ कर रहे हैं ना। इग्नोरेंस में, डार्कनेस में, हेल्पलेसनेस में, लिटरेचर हो या डेली लाइफ, हम उसको एक नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस को क्लीगी जो है वो क्वेश्चन करती है और कल्चरल एटीट्यूड को जो है वो क्वेश्चन कर रही है, चैलेंज कर रही है द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी, कि वो डिसेबिलिटी को किस तरह से देखते हैं। रीडिफाइनिंग इंडिपेंडेंस एंड एबिलिटी। एबल बॉडीड जो सोसाइटी है वो ज़्यादातर अज्यूम करती है दैट इंडिपेंडेंस मीन परफॉर्मिंग टास्क विदाउट असिस्टेंस, कि इंडिपेंडेंस का मतलब है कि बिना किसी दिक्कत के और असिस्टेंस के अपने काम पूरे करना। क्लीगी जो है इस आइडिया को चैलेंज करती है और ये कहती है कि इंटरडिपेंडेंस इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। हर एक ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर इंटरडिपेंडेंस जो एक नेचुरल पार्ट है। वो आर्ग्यू करती है कि जो अंधे लोग हैं शुड नॉट बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबल बॉडी स्टैंडर्ड्स अलोन, कि आप जो है देखने वाले लोगों को और जिनको नहीं दिखता है उनको आप एक तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, कॉमन ग्राउंड ही नहीं है, ठीक है। तो वो कहती है कि उन दोनों को जज नहीं करना चाहिए स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। हर वर्क एनकरेजेस सोसाइटी, उनका जो काम है वो सोसाइटी को एनकरेज करता है टू रीडिफाइन एबिलिटी, इंडिपेंडेंस, सक्सेस इन मोर इंक्लूसिव वेज, इन मोर इलेबोरेट वेज। सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्स्ट इन द डिसेबिलिटी स्टडीज। साइट अनसीन इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इन द डिसेबिलिटी स्टडीज। साइट अनसीन को जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना गया है डिसेबिलिटी स्टडीज़ के अंदर, क्योंकि ये जो है ब्लाइंड इंडिविजुअल्स को एक आवाज़ देती है, ठीक है। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है
उनको आवाज़ देती है एंड क्वेश्चंस डोमिनेंट कल्चरल नैरेटिव्स, और डोमिनेंट कल्चरल नैरेटिव्स को वो क्वेश्चन करती है। ये जो बुक है ये रीडर्स को एनकरेज करती है ये सोचने के लिए दैट देयर अजम्पशंस अबाउट डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी एंड ह्यूमन डिफरेंस, कि आपने जो डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी और ह्यूमन डिफरेंस के बारे में जो सोचा है उसको दोबारा सोचिए। इट ऑल्सो प्रमोट्स अवेयरनेस, इक्वालिटी एंड सोशल इंक्लूजन फॉर ऑल डिसेबल्ड पीपल। सभी डिसेबल्ड लोगों के लिए अवेयरनेस, इक्वालिटी और सोशल इंक्लूजन की वो डिमांड करती है, प्रमोट करती है। साइट अनसीन जो है वो बाउंड्रीज को बड़ा कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है ऑटोबायोग्राफी की मदद से, बाय कंबाइनिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद द कल्चरल क्रिटिसिज्म एंड डिसेबिलिटी थ्योरी। जॉर्जिना क्लीगी जो है वो अपनी लाइफ स्टोरी का इस्तेमाल करती है एबल बॉडीड अजम्पशंस को चैलेंज करने के लिए अबाउट ब्लाइंडनेस, डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलेसी। टेक्स्ट की मदद से वो आर्ग्यू करती है दैट डिसेबिलिटी इज शेप्ड मोर बाय द सोशल एटीट्यूड एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स। सोशल एटीट्यूड और कल्चरल स्ट्रक्चर इनको जो है बहुत ज़्यादा शेप करते हैं देन बाय द फिजिकल लिमिटेशंस अलोन। बाय रिजेक्टिंग स्टीरियोटाइप्स एंड रीडिफाइनिंग ब्लाइंडनेस, स्टीरियोटाइप्स को रिजेक्ट करके और ब्लाइंडनेस को रीडिफाइन करके एज ए वैलिड ह्यूमन एक्सपीरियंस, क्लीगी जो है डिग्निटी, इंक्लूजन और इक्वालिटी को डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए प्रमोट कर रही है। अल्टीमेटली जो साइट अनसीन है वो दोनों एक पर्सनल नैरेटिव भी बनता है और एक पावरफुल क्रिटिक बनता है सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ डिसेबिलिटी एंड नॉर्मलिटी। हाउ डज एनेज फिंगर्स शॉर्ट स्टोरी पोर्ट्रे द फ्रीडाज कम्युनिकेशन विद हेलन थ्रू फिंगर स्पेलिंग। अब हम जो है थोड़ी सी इस स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। लेट अस बिगिन विद द समरी। ठीक है, हेलन और फ्रीडा जो है एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे एने फिंगर ने लिखा है, जो इमेजिन करती है एक फिक्शनल एनकाउंटर। अब ये चीज़ सच है या नहीं है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वो खुद से इमेजिन करती है कि दो रियल हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में, एक हेलन केलर और एक फ्रीडा काहलो। ठीक है, अब ये हेलन केलर और फ्रीडा काहलो कौन है? देखो, अब हम थोड़ा बहुत सबसे पहले हेलन केलर के बारे में जान लेते हैं। हेलन केलर जो है एक अमेरिकन ऑथर, एजुकेटर थी, जो कि 1880 से 1968 तक उनका जन्म रहा था। ठीक है, 1880 टू 1968। ठीक है, इस दौरान की जो है वो ऑथर थी, एक हम कह सकते हैं कि वो एजुकेटर थी, डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट थी और एक लेक्चरर थी, जो कि वर्ल्ड फेमस बनी किस लिए? फॉर ओवरकमिंग द ड्यूअल चैलेंजेस ऑफ बीइंग बोथ ब्लाइंड एंड डेफ। वो ना तो वो सुन सकती थी ना वो देख सकती थी। हेलन जो है वो 27 जून 1880 को पैदा हुई अल्बामा में। ठीक है, और उन्होंने अपनी साइट और हियरिंग जब वो 19 महीने की थी उसी टाइम पे एक इलनेस की वजह से उन्होंने वो खो दी। अब जो स्टोरी है वो दिखाती है कि उसके अंदर जो है उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें सहन की, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती थी क्योंकि ना तो अब सुन नहीं पा रही, देख नहीं पा रही, तो उनकी बोलने की एबिलिटी भी चली गई थी, यानी कि वो बोल भी नहीं पाती थी। ठीक है, जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ी एक डिसेबिलिटी और उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई चालू रखी, अपनी ऑनर्स उन्होंने अचीव की, अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत ही वेल नोन वो हमारी एक पर्सन बन गई, वेल नोन आर्टिस्ट बन गई। अब फ्रीडा कालो के बारे में जानते हैं। फ्रीडा कालो जो है वो भी एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन थी जिनको क्रॉनिक कंडीशंस थी अपनी पूरी लाइफ के अंदर। 6 साल की उम्र में उनको पोलियो हो गया, जिसकी वजह से एक टांग उनकी दूसरी टांग से छोटी रह गई और वो कमज़ोर भी थी। ठीक है, और इसीलिए उनको लिम्प के साथ चलना पड़ता था। बहुत ही अर्ली एज में डिसेबिलिटी होने के कारण उनकी मोबिलिटी अच्छी नहीं हुई और बाद में उनकी पोस्चर प्रॉब्लम्स भी होने लग गई। पूरी जिंदगी उनको पेन और इम्पेयरमेंट ही रहा है। 18 साल की उम्र में उनका एक बहुत ही ज़्यादा बुरा बस एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनकी स्पाइन, पेल्विस, रिब्स और जो कॉलर बोन, राइट लेग, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हो गए थे और उनको इंटरनल इंजरीज भी हो गई थी। अब इन इंजरीज़ की, इन चोट की वजह से वो जो है उनको लाइफ लॉन्ग क्रॉनिक पेन रहने लग गया और मल्टीपल उनकी सर्जरीज हुई, तो वो बहुत लंबे समय तक बेड रिडन थी। बाद में एक नकली टांग चढ़वाई, मतलब जैसे तैसे करके, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनी। ठीक है, फ्रीडा कालो जो है वो अपने कलरफुल पोर्ट्रेट्स के लिए जानी जाती है। एक मैक्सिकन फोल्क कल्चर को और सिंबॉलिक इमेजरी को वो प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये थी इनके बारे में कुछ। अब हम समरी जानते हैं। अब जो यहाँ पे जो हमारी ऑथर है एने फिंगर, वो इमेजिन करती है दो फिक्शनल
एनकाउंटर, एक फिक्शनल एनकाउंटर इमेजिन करती है दो हिस्टोरिकल फिगर्स का, दो अमेजिंग लेडीज़ का। वन इज़ हेलन केलर एंड सेकेंड इज़ फ्रीडा कालो। जो स्टोरी है वो 1939 के अंदर शुरू होती है, जब हेलन केलर जो है फ्रीडा कालो को मेक्सिको के अंदर विजिट करती है। कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो नहीं है इस मीटिंग का, लेकिन फिंगर जो एक पावरफुल इमेजिनेटिव इंटरेक्शन जो है करती है दोनों वुमेन के बीच में। हेलन जो कि ना तो सुन सकती है ना देख सकती है, वो दुनिया को अपने टच से फील कर कर देखती है, और वो फ्रीडा को देखती है उनके चेहरे और बॉडी को फील करके। ठीक है, इस टैक्टिकल इनकाउंटर की वजह से हेलन जो है वो फ्रीडा की फिजिकल पेन और इमोशनल इंटेंसिटी को हेलन समझ पाती है। फ्रीडा कालो जो कि क्रोनिक पेन से बहुत लंबे समय तक जी है, इंजरीज इलनेस बहुत ज़्यादा उनको रही थी, उन्हें जो है स्ट्रॉन्ग और वल्नरेबल भी दिखाया गया है। किसे दिखाया गया है? फ्रीडा कालो को। जैसे ही दो वुमेन कनेक्ट करती हैं तो स्टोरी जो है एक्सप्लोर करती है क्या क्या डिफरेंट वेज ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड। टच और साइट से कैसे दोनों जो है अलग अलग तरीके से इस दुनिया को देखती है। फिजिकल सफरिंग एंड रेजिलियंस, आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, फीमेल स्ट्रेंथ एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, हेलन जो है वो फ्रीडा के पेन को रीड करती है और पर्सनैलिटी को अपने हाथों से, वाइल फ्रीडा बिकम्स अवेयर ऑफ हेलेन्स यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। और फ्रीडा को जो है हेलन के तरीके का पता चलता है कि वो कैसे रियलिटी को देखती हैं। उनकी जो मीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डीप और ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल लेवल पर होती है, जहाँ पर शब्दों की कोई नीड नहीं होती है। जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, दैट इज रिगार्डिंग द ट्रू अंडरस्टैंडिंग गोज बियॉन्ड ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन। बातचीत कर कर ही हमेशा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जो सच्ची अंडरस्टैंडिंग होती है वो कम्युनिकेशन से बहुत परे होती है। इवन विदाउट साइट और हियरिंग, बिना सुने और देखे भी हेलन जो है फ्रीडा के साथ डीपली कनेक्ट कर पाती है, सजेस्टिंग दैट एम्पैथी एंड ह्यूमन कनेक्शन कैन ट्रांसेंड फिजिकल लिमिटेशंस। कि एम्पैथी और जो ह्यूमन कनेक्शन है वो फिजिकल लिमिटेशन से कहीं ऊपर है, कहीं आगे है। अब यहाँ पर थीम कुछ डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि बॉडी और आइडेंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे एक्सप्लोर किया गया है। आर्ट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन एज अ रिस्पॉन्स टू द पेन, कैसे आर्ट और सेल्फ एक्सप्रेशन से हम अपने पेन को दिखाते हैं। एम्पैथी एंड परसेप्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन ओवरकमिंग हार्डशिप। ठीक है, ये इसकी समरी थी। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। How does Annie Finger's short story portray Frida's communication with Helen through finger spelling? Finger spelling की मदद से कैसे फ्रीडा और हेलन कम्युनिकेट करती है वो हमें बताना है। हेलन एंड फ्रीडा इज अ प्रोवोकेटिव एक्सप्लोरेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी डिस्कस। हेलन और फ्रीडा को एक फ्रेम में रख कर उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकेटिव एक्सप्लोरेशन किया है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हेलन एंड Frida by Anna Finger is an important short story that explores disability, communication, intimacy and identity. The story imagines a close emotional and physical relation between Helen Keller and Frida Kahlo. उन दोनों के बीच में एक क्लोज इमोशनल और फिजिकल रिलेशन को यहाँ पर जो है बताया गया है। जो दो वेमेन है दे आर एसोसिएटेड, उन दोनों का जो किस चीज़ पर वो फ्रेंड्स बनी, वो उनका एसोसिएशन कैसे हुआ, पेन, डिसेबिलिटी और आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी की वजह से। थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन हेलन एंड फ्रीडा, उनकी रिलेशनशिप से एना फिंगर चैलेंजेस द ट्रेडिशनल असम्पशंस अबाउट डिसेबल्ड पर्सन्स। फ्रीडा जो है वो ट्रेडिशनल असम्पशंस को चैलेंज करती है अबाउट डिसेबल्ड पर्सन्स एज इमोशनललेस एंड एसेक्सुअल, क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन्स को इमोशनलेस और एसेक्सुअल माना जाता है। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स फिंगर स्पेलिंग। स्टोरी के अंदर फिंगर स्पेलिंग को एक यूनिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बताया जाता है, जहाँ से इंटीमेसी, ट्रस्ट एंड इमोशनल कनेक्शन होता है। अभी हमने जाना कि जो हेलन है वो दुनिया को टच कर कर देखती थी, ठीक है, वो छू कर दुनिया को देखती थी। ठीक है, मूविंग ऑन मेन बॉडी। Finger spelling is a means of communication. In the story, finger spelling becomes the primary mode of communication between Helen and Frida. Helen और Frida के बीच में जो communication का जो तरीका है वो finger spelling से है। Since Helen जो Keller है ना तो वो देख सकती है ना वो सुन सकती है, तो उनके लिए टच जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वे हो गया है किसी भी लैंग्वेज और इमोशन को समझने का। फ्रीडा जो है वो हेलन के साथ कम्युनिकेट करती है बाय ट्रेसिंग वर्ड्स एंड लेटर्स ऑन हर हैंड। उनके हाथ पर वर्ड्स और लेटर को वो लिखती है, ठीक है, और यहाँ से एक डीप और पर्सनल फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन होता है जो कि ऑर्डिनरी स्पीच से बहुत ज़्यादा परे है, ऊपर है। कम्युनिकेटिंग थ्रू सेंसेशन एंड टच।
ठीक है। एना फिंगर्स प्रेजेंट्स टच एज अ पावरफुल लैंग्वेज ऑफ इंटीमेसी एंड अंडरस्टैंडिंग। एना कहती है कि जो टच है वो एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है इंटीमेसी और अंडरस्टैंडिंग की। फिंगर स्पेलिंग और कम्युनिकेशन, फिंगर स्पेलिंग की मदद से और कम्युनिकेशन से जो बिकम्स फिजिकल, फिंगर स्पेलिंग से जो कम्युनिकेशन ऑफ फिजिकल, इमोशनल और सेंसरी बन जाती है एक ही टाइम। सेंसरी क्यों बन जाती है? क्योंकि वो हाथ पर लिख रही है, उनके सेंसेस को फील हो रहा है। हेलन एक्सपीरियंसेस फ्रीडाज इमोशंस, वो फ्रीडा के इमोशन को, अफेक्शन को और प्रेजेंस को समझती है किसकी मदद से? टच से, जिनसे उनकी जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा पर्सनल और मीनिंगफुल हो जाती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी, ये जो स्टोरी है इट चैलेंजेस द स्टीरियोटाइप दैट डिसेबल्ड पर्सन्स आर इनकम्प्लीट एंड इनकेपेबल ऑफ इमोशन रिलेशनशिप। ये जो स्टोरी है ये इस स्टीरियोटाइप को चैलेंज करती है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके बीच में कोई भी इमोशनल रिलेशनशिप हो नहीं सकती। हेलन और फ्रीडा जो है उन्हें एक इंटेलिजेंट, इमोशनल और सेंसिटिव इंडिविजुअल दिखाया गया है जो एक्टिवली अपनी आइडेंटिटीज़ को शेप करते हैं इतनी सारी दिक्कत होने के बावजूद। फिंगर्स प्रेजेंट डिसेबिलिटी नॉट एज अ वीकनेस। फिंगर जो है यानी कि जो राइटर है वो डिसेबिलिटी को कोई वीकनेस नहीं दिखा रही है बट एक अलग तरीका ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। वो जो है एक दूसरे तरीके से दुनिया को देखते हैं, रिलेशनशिप्स को देखते हैं। डिसेबिलिटी एंड सेक्शुअल आइडेंटिटी, एक जो सबसे प्रोवोकेटिव एस्पेक्ट है इस स्टोरी का, इट इज़ अबाउट एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी अमंग द डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सोसाइटी ज़्यादातर अज्यूम करती है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो एसेक्सुअल होते हैं और उनके अंदर ना कोई इंटीमेसी की फीलिंग नहीं आती। एना फिंगर जो है इस स्टीरियोटाइप को चैलेंज करती है बाय प्रेजेंटिंग इमोशनल एंड फिजिकल क्लोजनेस बिटवीन हेलन एंड फ्रीडा। देयर रिलेशनशिप एम्फसाइज डिजायर, अफेक्शन एंड ह्यूमन कनेक्शन। ब्रेकिंग सोशल स्टीरियोटाइप, द स्टोरी क्वेश्चन सोसाइटीज़ नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। ये जो स्टोरी है वो सोसाइटी की जो नैरो अंडरस्टैंडिंग है, जो सोच है, छोटी सोच, उसको क्वेश्चन कर रही है। हेलन केलर इज ट्रेडिशनली रिप्रेजेंटेड ओनली एज एन इंस्पिरेशनल फिगर। हेलन केलर को जो है एक इंस्पिरेशनल फिगर के लिए ही हमेशा दिखाया जाता है, बट फिंगर जो है वो उसे ह्यूमनाइज करती है, उसे इंसान बनाती है बाय प्रेजेंटिंग हर इमोशनल एंड फिजिकल डिज़ायर्स एज वेल। उनकी इमोशनल और फिजिकल डिज़ायर्स को भी वो प्रेजेंट करती है। दस द स्टोरी मूव्स बियॉन्ड आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन, आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन से बियॉन्ड जाती है एंड प्रेजेंट्स डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स एज कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, और उनको एक पूरा इंसान दिखाती है अपने काम से। ठीक है, इमोशनल बॉन्ड बिटवीन हेलन एंड फ्रीडा, द रिलेशनशिप बिटवीन हेलन एंड फ्रीडा इज बेस्ड ऑन एम्पैथी, ट्रस्ट एंड शेयर्ड सफरिंग। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एम्पैथी, ट्रस्ट और शेयर्ड सफरिंग से बनी है। बोथ वुमेन जो है पेन, आइसोलेशन और बॉडीली लिमिटेशंस को है जो बहुत ही डीपर लेवल से समझते हैं, जहाँ से क्या होता है एक इमोशनल क्लोजनेस दोनों के बीच में आ जाता है। देयर कम्युनिकेशन थ्रू फिंगर स्पेलिंग्स बिकम सिंबॉलिक ऑफ सिंबल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, मूविंग ऑन, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरी इन द डिसेबिलिटी स्टडीज। हेलन एंड फ्रीडा जो है हेलन एंड फ्रीडा इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट चैलेंजेस डोमिनेंट कल्चरल आइडियाज़। डोमिनेंट कल्चरल आइडियाज़ को वो चैलेंज करती है किस चीज़ के बारे में? जेंडर, डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी। एना फिंगर जो है डिसेबल्ड वुमेन को जो है एजेंसी, वॉइस और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी देती है। दिस स्टोरी प्रमोट्स डिग्निटी, इंक्लूजन एंड रिकग्निशन ऑफ डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। यहाँ पर मांग की जाती है कि जो स्टोरी है वो डिग्निटी, इंक्लूजन और रिकग्निशन दे किसको? डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को एज इमोशनली एंड सेक्शुअली कंप्लीट ह्यूमन बींग्स। जस्ट बिकॉज वो डिसेबल्ड है इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्शुअली इनकेपेबल है, ह्यूमन बींग्स नहीं है। इन कंक्लूजन, हेलन एंड फ्रीडा यूज फिंगर स्पेलिंग एज अ सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन। उनका जो कम्युनिकेशन का सिंबल है दैट इज फिंगर स्पेलिंग, इंटीमेसी एंड इमोशनल कनेक्शन बिटवीन हेलन एंड फ्रीडा। टच और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की मदद से जो स्टोरी है उनका पावरफुल एक्सप्लोरेशन करती है किस चीज़ का? डिसेबिलिटी का एंड सेक्शुअल आइडेंटिटी का। Anna Finger challenges stereotypes that portray that disabled individuals are as passive and asexual। जहाँ पर disabled individuals को asexual और जो है passive दिखाया जाता है instead of representing them as complex human beings capable of love, desire and emotional depth। ठीक है, Thus the story becomes as important critique of society's assumptions। सोसाइटी के assumptions को ये क्रिटिसाइज करता है about disability and identity। Disability studies as an
Disability studies as an academic discipline makes a radical departure from the medical understanding of disability. Elucidate the statement with reference to at least 2 texts prescribed in your course. One of the tasks for developing consciousness of disability issues is the attempt to reverse the hegemony of the normal. देखो ये क्या कहता है, जो डिसेबिलिटी स्टडीज़ है किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर, किसी भी अकेडमी, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो एक रेडिकल डिपार्चर बनाती है किस चीज़ का, मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। भाई उसको ना हमेशा मेडिकली क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हाँ कि भाई अगर इस एक नॉर्मल इंसान के पास जो चीज़ें हैं अगर वो आपके पास नहीं है तो मेडिकली डिसेबल्ड हो। इस स्टेटमेंट को हमने जो है चेंज, मतलब कि इसको चैलेंज करना है विद द हेल्प ऑफ हमने अभी तक स्टोरीज पढ़ी है उनकी मदद से। वन ऑफ द टास्क्स, जो एक सबसे बड़ा टास्क है कॉन्शियसनेस लोगों में लाने का डिसेबिलिटी इश्यूज़ के बारे में, इज़ टू अटेम्प्ट टू रिवर्स द हेजेमनी ऑफ द नॉर्मल। कि नॉर्मल, जहाँ पर नॉर्मल की डेफिनेशन को एक नॉर्मल बना दिया है कि भाई नॉर्मल की डेफिनेशन ये है, नॉर्मल के लोग ऐसे होते हैं, हमें उसको रूट लेवल से चेंज करना होगा। Disability studies is an important academic discipline that challenges the traditional medical understanding of disability. जो disability studies है ये एक बहुत ही important academic discipline का syllabus है जो कि traditional medical understanding of disability को change करती है, challenge करने की कोशिश करती है। The medical model views disability, जो medical model है, जो medical हमारी institutes है, वो disability को mainly physical और mental डिफेक्ट बताते हैं जिसको ट्रीटमेंट और करेक्शन की ज़रूरत है। इन कॉन्ट्रास्ट डिसेबिलिटी स्टडीज़ आर्ग्यू दैट डिसेबिलिटी इज़ लार्जली शेप्ड बाय सोशल एटीट्यूड्स। डिसेबिलिटी जो है वो सोशल एटीट्यूड, कल्चरल स्टीरियोटाइप और इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट से आती है। इट फोकसेस ऑन डिग्निटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ डिसेबल्ड इंडिविजुअल। Texts like Sight Unseen by Georgina Kliege, Trying to Grow by Fideris Kanga clearly change the dominance of the normal body and expose the society's prejudice. सोसाइटी के प्रिजुडिस को वो एक्सपोज करती है कि वो डिसेबल्ड लोगों को किस तरीके से देखते हैं, उनको कैसे स्क्रूटिनाइज करते हैं। ठीक है, These works define disability as a social and cultural experience rather than a merely medical condition. वो disability को एक social और cultural experience की तरह दिखाते हैं जबकि ये सिर्फ एक medical condition है। Okay. So the first point is rejection of medical model. Disability studies जो है वो reject करती है that idea that disability is only a medical problem. Disability studies जो है ये मना करती है कि disability सिर्फ एक medical problem नहीं है जो bodily impairment से हुई है। Medical model कहता है कि disability जो है डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स आर व्यूड एज वीक, उनको कमज़ोर, डिपेंडेंट और इनकम्प्लीट देखा जाता है। हाउएवर डिसेबिलिटी स्टडीज आर्ग्यूज दैट सोशल बैरियर, डिस्क्रिमिनेशन एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स क्रिएट ग्रेटर डिफिकल्टीज फॉर द ग्रेटर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। इन लोगों को जैसे इनको ट्रीट किया जाता है वो सबसे बड़ी जो है डिसेबिलिटी है पीपल देन इम्पेयरमेंट इटसेल्फ। इम्पेयरमेंट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन लोग उनकी वजह से जिसको ट्रीट किया जाता है उस चीज़ की वजह से वो जो ट्रीटमेंट है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको फील करवाता है कि वो डिसेबल्ड है। डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। द डिसिप्लिन एक्सप्लेन्स दैट डिसेबिलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि कैसे कॉन्स्टेंटली हर एक पर्सन को उसी तरीके से देखा जाता है। सोसाइटी क्रिएट्स डिसेबिलिटी थ्रू इनएक्सेसिबल स्पेस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रिजुडिस अगेंस्ट द डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। उनके खिलाफ जो है प्रिजुडिस किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर कोई उनको बुरा बोलता है, भी कुछ लोग उनके साथ मतलब कि कुछ कर देते होंगे लेकिन कुछ उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा वो करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दया करते हैं, उनकी कुछ ज़्यादा ही मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी उनको जो है स्पेशल फील कराती है क्योंकि वो डिसेबल्ड है। चैलेंजिंग द हेजेमोनी ऑफ द नॉर्मल। हेजेमोनी का क्या मतलब होता है? हेजेमोनी का मतलब होता है डोमिनेंस। ठीक है, जो नॉर्मल की जो डोमिनेंस है उसे चैलेंज करना। डिसेबिलिटी स्टडीज़ जो है वो अटेम्प्ट करती हैं टू चैलेंज द डोमिनेंस और हेजेमोनी ऑफ द नॉर्मल बॉडी। सोसाइटी यूजुअली जो है एबल बॉडीड को जो है ट्रीट करती है एक्सपीरियंस से एज द स्टैंडर्ड व्यूज एंड व्यू डिसेबल्ड एज इंडिविजुअल्स एंड अब नॉर्मल। अब जिसके पास सब कुछ है उसको तो नॉर्मल कहते हैं, जिसके पास नहीं है, भाई हाथ ना हो, पैर ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो तो उसे अब नॉर्मल कहा जाता है। क्लिकी जो है इन चीज़ों को क्वेश्चन करती है कि वाई नॉर्मलिटी शुड बी डिफाइंड ओनली अकॉर्डिंग टू द एबल बॉडीड एक्सपीरियंसेस। जिसके पास सब कुछ है उसके बेसिस पे ही क्यों किसी नॉर्मलिटी को डिसाइड करना चाहिए।
एंड आर्ग्यूज दैट ब्लाइंडनेस इज सिंपली अनदर वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। ब्लाइंड होने का मतलब है कि आप दुनिया को दूसरी नज़रों से देख रहे हो, अलग तरीके से वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहे हो। Critique of social stereotypes. Disabled individuals are often portrayed as helpless, tragic or dependent. Disability studies rejects these stereotypes, इनको reject करती है and demands more humane and realistic representation. ट्राइंग टू ग्रो नोवेल के अंदर ब्रिट को जो है इंटेलिजेंट, ह्यूमरस, इमोशनल और इंडिपेंडेंट दिखाया गया है, पिटीफुल और वीक नहीं। ठीक है। डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी। द डिसिप्लिन ऑल्सो एम्फेसाइजेज द डिसेबिलिटी। डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन आइडेंटिटी। ये जो डिसिप्लिन है उनका, ये बताता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी खुद की आइडेंटिटी, इमोशन, डिज़ायर और इंडिविजुअलिटी होती है। सोसाइटी शुड नॉट डिफाइन पीपल ओनली थ्रू देयर फिजिकल कंडीशन। बाहर से देख के ही किसी को, सोसाइटी को जो है, लोगों को नहीं उनको जज करना चाहिए। ब्रिट स्ट्रगल इन ट्राइंग टू ग्रो रिफ्लेक्ट्स। अब जो ब्रिट की स्ट्रगल है ट्राइंग टू ग्रो के अंदर, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? उनके एफर्ट को रिफ्लेक्ट करती है टू इस्टेब्लिश डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इन प्रीजुडाइज्ड सोसाइटी। इस प्रीजुडाइज्ड सोसाइटी के अंदर खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो है कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। डिसेबिलिटी स्टडीज़ जो है वो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन को जो है और भी ज़्यादा एनकरेज करती है और वैल्यू करती है। ठीक है। इंडिविजुअल्स टू नरेट देयर ओन एक्सपीरियंसेस। डिसेबिलिटी स्टडी कहती है कि भाई अगर आप भी किसी ऐसी चीज़ से जूझ रहे हो तो आपको ना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहिए। वर्क्स बाय जॉर्जिना क्लीगी, फिडरा कांगा प्रूव करती है कि ऑथेंटिक डिसेबल्ड वॉइसेस जो है दैट challenges mainstream assumptions. Through autobiographies and personal narrative, these writers give views to disabled experiences. इन disabled experiences को वो visibility देते हैं, लाइट में लेकर आते हैं। डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। एक और इम्पोर्टेंट जो है एम है डिसेबिलिटी स्टडीज़ का, इस सोशल इंक्लूजन एंड इक्वालिटी। सोसाइटी के व्यूज़ को ब्रॉडन करना एंड इक्वालिटी। The discipline argues that disabled individuals deserve equal access to education. कि भी डिसेबल्ड हो अगर कोई इंसान तो उसको भी पूरा अधिकार है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक स्पेस और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन का। इट प्रमोट्स डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स इंस्टेड ऑफ पिटी एंड चैरिटी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू disability awareness. Text related to the disability studies help readers rethink traditional ideas about ability, आइडेंटिटी एंड ह्यूमन डिफरेंस। ये जो टेक्स्ट है डिसेबिलिटी स्टडीज़ के, ये रीडर्स को सोचने पे मजबूर करते हैं कि आप अपने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को लेकर बदलो, इन सब की डेफिनेशन को आपको बदलना चाहिए। दे एनकरेज एम्पैथी, अवेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। दस डिसेबिलिटी स्टडीज़ बिकम नॉट ओनली एन एकेडमिक फील्ड, सिर्फ एक एकेडमिक फील्ड ही नहीं बल्कि एक मूवमेंट हो गया है सोशल जस्टिस और इंक्लूजन के लिए। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं डिसेबिलिटी स्टडीज मार्क्स अ रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी बाय फोकसिंग ऑन सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल डायमेंशंस रादर देन ओनली फिजिकल इम्पेयरमेंट्स। जो डिसेबिलिटी जो स्टडीज़ है वो एक पूरा का पूरा रेडिकल डिपार्चर कर रही है मेडिकल अंडरस्टैंडिंग का, यानी कि एक पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम को वो कवर कर रही है डिसेबिलिटी के अंदर, जहाँ पर सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल डायमेंशन हर एक के अंदर उनके व्यूज़ को जो है फिजिकल इम्पेयरमेंट से लेकर उनके जो व्यूज़ है उनको रिप्रेजेंट किया गया है। टेक्स्ट्स लाइक साइट अनसीन, ट्राइंग टू ग्रो, चैलेंज स्टीरियोटाइप्स, ये स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं, डोमिनेंस को क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल की, कि नॉर्मल क्या होता है और हम एबनॉर्मल क्यों है, हमारा दुनिया को देखने का तरीका अलग है। ठीक है। एंड प्रेजेंट्स डिसेबिलिटी एज अ वैलिड ह्यूमन एक्सपीरियंस। दीज वर्क्स एम्फेसाइज दैट रियल प्रॉब्लम ऑफन लाइज नॉट इन द डिसेबल्ड बॉडी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, बट इन सोसाइटीज प्रिजुडिस एंड एक्सक्लूजनरी स्ट्रक्चर्स। देयरफॉर disability study programs dignify self representation, equality, social inclusion for the disabled individuals. ठीक है। The self narration of experiences of disabled people has reconceptualized our understanding of normalcy, critically elaborate. देखो जो यहाँ पर जो सवाल है, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या कहना चाहती है? द सेल्फ नरेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ डिसेबल्ड पीपल, यानी कि जो डिसेबल्ड लोग हैं जब वो खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, पीपल हैज़ रिकॉन्सेप्चुअलाइज्ड
रिकॉन्सेप्चुअलाइज्ड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉर्मलेसी। अब वो कहते हैं कि जब वो अपनी खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो हमारा जो सोसाइटी को देखने का तरीका होता है और नॉर्मल का जो मीनिंग है वो बदल जाता है। क्या ये बात सच है? क्रिटिकली इलेबोरेट। हाउ डू ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स बाय डिसेबल्ड ऑथर्स चैलेंज द कन्वेंशनल आइडियाज ऑफ डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी? किस तरीके से वो चैलेंज करते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर कन्वेंशनल आइडियाज़ को ऑफ डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी? ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स बाय डिसेबल्ड ऑथर्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग सोसाइटीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोसाइटी की जो है थिंकिंग को चेंज करने में और नॉर्मलिसी को चेंज करने में। पहले क्या होता था, डिसेबिलिटी जो है उसको ज़्यादातर एक मेडिकल मॉडल की तरह देखा जाता था, वेयर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स वर कंसिडर्ड वीक, डिपेंडेंट एंड इनकम्प्लीट। हाउएवर, self-narratives written by disabled people provide personal experiences that challenge these stereotypes and present disability from a human and social perspective. Texts like Unseen by Georgina Kliege और Trying to Grow, ये जो है रिडिफाइन करते हैं नॉर्मलिसी के आइडिया को और ये दिखाते हैं कि जो डिसेबिलिटी है वो सोशल एटीट्यूड से और कल्चरल बैरियर से आती है, फिजिकल लिमिटेशन से नहीं आती। हम डिसेबल्ड है ये लोग आप बताते हो, वरना हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। दीज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स देयर फॉर बिकम पावरफुल टूल्स फॉर अवेयरनेस, इंक्लूजन एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। मेन बॉडी पे चलते हैं, चैलेंजिंग द मेडिकल मॉडल। ऑटोबायोग्राफिकल जो राइटिंग है वो डिसेबल्ड ऑथर्स जो लिखते हैं वो मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी को रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि उसे एक डिजीज़ और डिफेक्ट की तरह मानती है। ये जो राइटर्स हैं वो बताते हैं कि जो असली मुश्किल होती है वो डिसेबल्ड पर्सन जब फेस करता है, जब सोसाइटी उनको प्रेजुडाइज करती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है और इनएक्सेसिबल सिस्टम को, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर उनको एक्सेस नहीं मिला जाता है। इन साइट अनसीन, क्लीगी आर्ग्यूज दैट ब्लाइंडनेस शुड नॉट बी व्यूड एज मियरली अ ट्रेजिक कंडीशन। ब्लाइंडनेस को किसी ट्रेजिक कंडीशन की तरफ मत देखो। शी एक्सप्लेन्स दैट सोशल एटीट्यूड्स एंड स्टीरियोटाइप्स मेक लाइफ मोर डिफिकल्ट टू फॉर ब्लाइंड पीपल। जो सोशल एटीट्यूड और स्टीरियोटाइप है, जो आपका एटीट्यूड है और जो स्टीरियोटाइप है वो ज़िंदगी को जीना मुश्किल बनाता है ब्लाइंड लोगों के लिए। ब्लाइंडनेस से उनको कोई दिक्कत नहीं है। गिविंग वॉइस टू डिसेबल्ड एक्सपीरियंसेस, सेल्फ नैरेटिव्स जो है वो क्या करते हैं, वो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को अलाउ करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी स्ट्रगल्स को, एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अदर्स, वो दूसरों से रिप्रेजेंट होने की बजाय खुद से रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को। दीज वर्क्स give authenticity and individuality to disabled identities। disabled identities को जो है वो authenticity और individuality देते हैं। Through personal narration, writers present their emotional lives। वो अपनी emotional lives, desires, frustration और achievements को दिखाते हैं which society often ignores। Thus, autobiographical writings become an act of self-expression and empowerment। redefining the idea of normalcy। डिसेबल्ड ऑथर्स जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि क्यों एबल बॉडीड वाले एक्सपीरियंसेस जो है उन्हें तो नॉर्मल कहा जाता है। वो आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो है अलग होते हैं, डाइवर्स होते हैं, हर किसी का एक एक्सपीरियंस नहीं होता। एंड द डिसेबिलिटी शुड नॉट ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल और इन्फीरियर। डिसेबिलिटी को इन्फीरियर और एबनॉर्मल नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। क्लीगी एक्सप्लेन्स दैट ब्लाइंडनेस इज सिंपली अनदर वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। वो कहती है कि दुनिया को एक्सपीरियंस करने का ब्लाइंड्स का दूसरा तरीका है। Similarly, in Trying to Grow, Brit's character challenges the idea that disabled people cannot lead a emotionally rich and meaningful lives. Next is critique of social stereotypes. These autobiographical texts expose the stereotypes that portray disabled people as helpless, dependent and objects of pity. ये जो है इन stereotypes को क्वेश्चन करते हैं और इनको चैलेंज करते हैं कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। डिसेबल्ड ऑथर्स रिजेक्ट ऐसी नैरो रिप्रेजेंटेशन को, वो रिजेक्ट करते हैं और खुद को इंटेलिजेंट, इमोशनल और कैपेबल इंडिविजुअल्स प्रूव करते हैं। ट्राइंग टू ग्रो के अंदर ब्रिट जो है वो खुद ह्यूमर, फ्रेंडशिप, लव, सेक्शुअल डिज़ायर सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के अंदर फ्रीडेस कांगा चैलेंजेस सोसाइटीज अजम्पशंस about disability and identity। disability as a social and cultural identity। autobiographical writings जो है they show that disability is shaped by cultural attitude। disability को cultural attitude ने shape किया है, language and social behavior। society often carries barrier
सोसाइटी जो है ऑफन बैरियर क्रिएट कर देती है एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी में। देयरफॉर डिसेबिलिटी इज नॉट ओनली फिजिकल कंडीशन, ये सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन ही नहीं बल्कि एक सोशल आइडेंटिटी है इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल स्ट्रक्चर्स एंड पब्लिक एटीट्यूड। इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, दीज राइटिंग्स एम्फेसाइज डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। ये इन सब के लिए इंडिविजुअल्स के लिए जो है ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। Disabled authors demand equal treatment and reject the idea that they should only receive sympathy and charity. Disabled जो authors है वो डिमांड करते हैं कि हमें बिल्कुल इक्वल चाहिए सब कुछ, इज्जत भी और एक्सेप्टेंस भी, सब कुछ इक्वल, तो हमें सिंपैथी और चैरिटी की नीड नहीं है। उनका जो काम है वो एनकरेज करता है सोसाइटी को टू रिकॉग्नाइज डिसेबल्ड पीपल एज कंप्लीट ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन आइडेंटिटी, इमोशन एंड एस्पिरेशंस। रिजेक्शन ऑफ पिटी एंड सिंपैथी, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स जो है वो क्रिटिसाइज करती है सोसाइटी की टेंडेंसी को टू ट्रीट डिसेबल्स विद ओनली पिटी। राइटर्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि एक्सेसिव सिंपैथी कैन ओनली बिकम अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ सिंपैथाई कर रहे हैं, सिंपैथी किसी को दे रहे हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ एक तरह का, क्योंकि वो इग्नोर करता है द इंडिविजुअलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन। इंस्टेड दीज टेक्स्ट प्रमोट इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड रिस्पेक्ट फॉर द डिसेबल्ड इन आइडेंटिटीज़। ठीक है, टेक्स्ट किसके बारे में कहा गया, ये जो राइटिंग्स डिसेबल्ड पर्सन ने जो राइटिंग्स की गई है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिसेबल्ड स्टडीज़, सेल्फ नैरेटिव्स बाय डिसेबल्ड ऑथर्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड डिसेबिलिटी स्टडीज़। उन्होंने ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया है बाय ब्रिंगिंग ऑथेंटिक डिसेबल्ड वॉइसेस इनटू द लिटरेचर एंड अकेडमिक। लिटरेचर और अकेडमिक के अंदर जब डिसेबल्ड वॉइसेस आकर बोली है। These works encourage readers to rethink traditional ideas about ability, identity and human difference. They also help in creating awareness and promoting a more inclusive society. ठीक है, कंक्लूजन में ऑटोबायोग्राफिकल राइटर जो राइटिंग्स हैं जो डिसेबल्ड ऑथर्स ने लिखी है, उन्होंने सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग को बदला है डिसेबिलिटी को लेकर, नॉर्मलिसी को लेकर। टेक्स्ट जैसे साइट अनसीन, ट्राइंग टू ग्लो, ये स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करती है, नॉर्मल और मेडिकल मॉडल को रिजेक्ट करती है और डिसेबिलिटी को एक नई डेफिनेशन देती है सोसाइटल और कल्चरल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस की मदद से ये जो वर्क है ये डिग्निटी, इक्वालिटी, आइडेंटिटी और इंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं, वाइल ऑल्सो क्वेश्चनिंग सोसाइटीज नैरो डेफिनेशंस ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। Critically discuss how Tito Mukhopadhyay uses his embodied experience as a disabled person in his poems to interrogate and problematize normative social and cultural presumptions about autism. ठीक है, ऑटिज्म सबसे पहले होता क्या है? ऑटिज्म जो है इसको ASD भी कहते हैं और ये लाइफ लॉन्ग न्यूरो डेवलपमेंट डिफरेंस होता है जो कि एक इंसान की थिंकिंग, परसीविंग, कम्युनिकेशन की और इंटरेक्शन की कैपेबिलिटीज़ को जो है हिंडर कर देता है, यानी कि गड़बड़ कर देता है। ये कोई इलनेस या डिजीज़ नहीं है, बट कि मतलब कि एक इंसान का दिमाग ही दूसरे तरीके से वहाँ पर वायर्ड होता है ना, तो वो अच्छे से मतलब कि उनको बोलने में दिक्कत होती है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है, बॉडी लैंग्वेज, टोन, सब कुछ जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, ऑटिज्म का ये मतलब होता है। तो टीटो मुखोपाध्याय जो है वो कैसे अपनी बॉडी एक्सपीरियंस से जो है पोएम्स की मदद से इंटरोगेट और प्रॉब्लमेटाइज करते हैं नॉर्मल सोशल कल्चरल प्रीअजम्पशंस को। कमेंट ऑन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम सी द एल्डर्स स्पाइटफुल ऑफ ऑड नंबर्स। सबसे पहले हम जो है इसकी थोड़ी बहुत समरी जान लेते हैं। टीटो राजर्षि मुखोपाध्याय एक इंडियन राइटर, पोएट और आर्टिस्ट है जो कि अपनी राइटिंग्स के बारे में जाने जाते हैं। किस चीज़ की राइटिंग्स लिखते थे? ऑटिज्म की और डिसेबिलिटी की। ठीक है, टीटो जो है बहुत ही छोटी उम्र में उनको बता दिया गया था कि उनको ऑटिज्म है। बहुत सारे लोग जो है मानते थे कि वो अच्छे से बात ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी मम्मी के सपोर्ट की मदद से उन्होंने अपनी बातों को एक्सप्रेशन, राइटिंग और आर्ट की मदद से जो है एक्सप्रेस करने की सीख लिया उन्होंने। ठीक है, वो फेमस हो गए। ठीक है, वो ही बिकेम फेमस फॉर डिस्क्राइबिंग द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ऑटिस्टिक पीपल। ऑटिस्टिक पीपल की थॉट्स और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना उनको इतना अच्छे से आ गया कि वो इस बात के लिए जाने लग गए।
हेल्पिंग सोसाइटी बेटर अंडरस्टैंड ऑटिज्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन हु एक्सपीरियंसेस इट पर्सनली। अब क्योंकि वो पर्सनली इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते तो वो सोसाइटी को अच्छे से समझाने में मदद करते थे। उनकी जो राइटिंग्स है उनके अंदर दिखाया जाता है द चैलेंज, जो ऑटिस्टिक लोग हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, टीटो का जो वर्क है, टीटो का जो काम है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के व्यूज़ बदले हैं ऑटिज्म के बारे में। ठीक है, उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो ऑटिस्टिक पीपल होते हैं उनको भी विचार करना आता है, क्रिएटिव होते हैं, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं। टीटो मुखोपाध्याय इज एन इम्पॉर्टेंट ऑटिस्टिक राइटर हुज पोएम्स चैलेंज सोसाइटीज अजम्पशंस अबाउट ऑटिज्म एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, अपनी पोएट्री की मदद से वो दिखाते कि ऑटिज्म जो एक लिमिटेशन नहीं है बल्कि ये एक यूनिक तरीका है दुनिया को एक्सपीरियंस करने का। उनकी जो पोएम्स है वो एम्बोडीड एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होती है एज एन ऑटिस्टिक पर्सन एंड रिवील्स द इमोशनल स्ट्रगल कॉज्ड बाय द सोशल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एक्सक्लूजन। ये जो लाइन है सी द एल्डर्स स्पाइटफुल ऑफ ऑड नंबर्स, ये जो है सोसाइटी का डिस्कम्फर्ट रिफ्लेक्ट करती है द डिफरेंस एंड इंडिविजुअलिटी। ठीक है, ऐसी इमेजेस से जो टीटो मुखोपाध्याय है वो क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल सोसाइटी के कल्चर और आइडियाज़ को दैट डिफाइन ऑटिस्टिक बिहेवियर एज एबनॉर्मल। ठीक है, यूज़ ऑफ पर्सनल एंड एम्बॉडीड एक्सपीरियंस। टीटो मुखोपाध्याय जो है वो खुद की लाइफ एक्सपीरियंस को जो है, क्योंकि वो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल थे तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से जो है पोएट्री के अंदर यूज़ करते हैं। उनकी जो पोएम्स हैं वो सेंसरी एक्सपीरियंस, इमोशंस, फियर्स और सोशल आइसोलेशन के बारे में होती है एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव के तरीके से। ठीक है, बाई प्रेजेंटिंग ऑटिज्म थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस से ऑटिज्म बता के वो चैलेंज करते हैं मेडिकल व्यू को दैट ट्रीट्स ऑटिस्टिक पीपल ओनली एज अ सब्जेक्ट ऑफ डायग्नोसिस एंड डिसऑर्डर। क्रिटिक ऑफ सोशल नॉर्म्स। मुखोपाध्याय जो है अपनी पोएट्री की मदद से सोसाइटी के रिजिड आइडियाज़ को क्वेश्चन करते हैं ऑफ नॉर्मल बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन को। ठीक है, कि आपको कैसे पता कि जस्ट बिकॉज एक इंसान को ऑटिज्म है वो नॉर्मल है या नहीं है। सोसाइटी जो है ज़्यादातर उम्मीद करती है कि हर कोई जो है बोल सकता है, सोच सकता है, एक ही तरीके से बिहेव कर सकता है। ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स जो अलग तरीके से बिहेव करते हैं उनको एबनॉर्मल और प्रॉब्लमेटिक माना जाता है। इस पोएम की मदद से मुखोपाध्याय जो है वो दिखाते हैं, वो एक्सपोज करते हैं सोसाइटी का इनटॉलरेंस टुवर्ड्स द डिफरेंस, कि कैसे ये लोग जो है बदलती चीज़ों को नहीं देख सकते। मीनिंग ऑफ द एल्डर्स स्पाइटफुल ऑफ ऑड नंबर्स। द लाइन द एल्डर्स स्पाइटफुल ऑफ ऑड नंबर्स सिम्बलाइज करती है सोसाइटीज डिसलाइक फॉर एनीथिंग दैट अपीयर्स अनयूजुअल एंड डिफरेंट। जो उनको अनयूजुअल और डिफरेंट लगता है उनके खिलाफ उनका डिसलाइक जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऑड नंबर्स मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स हुज बिहेवियर डज नॉट फिट सोशल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, द एल्डर्स रिप्रेजेंट सोसाइटी एंड अथॉरिटी फिगर्स हु ट्राई टू फोर्स कन्फॉर्मिटी। जो एल्डर्स हैं वो सोसाइटी के अथॉरिटी फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कन्फॉर्मिटी को जो इंडिविजुअल्स को रिजेक्ट करते हैं। Thus the line criticizes social inability to accept the difference between sensitivity and understanding. Autism as a different way of perception. मुखोपाध्याय जो है वो ऑटिज्म को एक यूनिक मोड ऑफ परसेप्शन रिप्रेजेंट करते हैं रादर देन डिफेक्ट। हिज पोएम्स शो हाइटेंड सेंसिटिविटी टू साउंड, पैटर्न, ऑब्जेक्ट्स एंड मूवमेंट्स। अब क्योंकि वो ऑटिस्टिक है लेकिन उनकी और ज़्यादा जो सेंसेस है दूसरी वो हाइटेंड हो जाती है। जैसे उनको साउंड, अब आवाज़, छोटी से छोटी आवाज़ भी उनको सुनाई दे जाती है, पैटर्न्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मूवमेंट्स। थ्रू दिस, इसकी मदद से वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनको भी रियलिटी अलग तरीके से डिफरेंस जो है अलग तरीके से दिखती है और ये जो डिफरेंसेस हैं इनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सक्लूजन। ये जो पोएम है ये रिवील करती है कि जो अकेलापन है एंड एक्सक्लूजन फेस्ड बाय द ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स, कि कैसे उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, बिकॉज सोसाइटी फेल्स टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। सोसाइटी ना तो उनके बिहेवियर को समझ पाती है। ऑटिस्टिक पीपल आर ऑफन isolated and misunderstood. Mukhopadhyay poetry expresses the emotional pain caused by the lack of acceptance and communication. Next is rejection of stereotypes about autism. Society often stereotypes autistic individual as emotionless, intellectually weak and socially incapable. Society ज़्यादातर ऑटिस्टिक लोगों को इमोशनलेस मानती है, इंटेलेक्चुअली वीक यानी कि दिमाग बहुत कमज़ोर है और सोशली इनकेपेबल है। मुखोपाध्याय उनको चैलेंज करते हैं बाय assumptions, by presenting deep emotions, creativity and intelligence in poetry.
ठीक है। उनका जो काम है वो ये प्रूव करता है कि जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर जो ज़िंदगी जो है वो और भी ज़्यादा रिच होती है एंड डिजर्व रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। मुखोपाध्याय की जो पोएट्री है वो एक सिग्निफिकेंस जो है सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट अलाउज ऑटिस्टिक पर्सन टू रिप्रेजेंट ऑटिज्म फ्रॉम विद इन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स और सोसाइटी। ऑटिज्म जो है वो अपनी वॉइस से प्रेजेंट होता है ऑफ समवन हु डायरेक्टली एक्सपीरियंसेस इट। ये जो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन है ये चैलेंज करता है डोमिनेंट कल्चर को, दैट इज नैरेटिव्स अबाउट द डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी। कंक्लूजन पर चलते हैं। टीटो मुखोपाध्याय यूजेस हिज एम्बॉडीड एक्सपीरियंस इन पोएट्री, अपनी खुद के एक्सपीरियंस को यूज़ करता है सोशल स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने के लिए। थ्रू पोएम्स लाइक सी he criticizes the society's intolerance towards the difference and questions the rigid definitions of the normalcy। ठीक है, ये जो लाइन है द एल्डर स्पाइटफुल ऑफ ऑड नंबर्स, ये सिम्बॉलिकली ये सोसाइटी का रिजेक्शन दिखाती है उन लोगों के खिलाफ जो कि डिसेबल्ड है और उनकी इंडिविजुअलिटी को कैसे वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मुखोपाध्याय की जो पोएट्री है वो अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस और डिग्निटी को प्रमोट करती है कि आपको ऐसे लोगों को, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को ये सब देना चाहिए, डिग्निटी उनको देनी चाहिए। वाइल रीडिफाइनिंग ऑटिज्म, डिफाइन जो ऑटिज्म है उसका मतलब रीडिफाइन करते हैं एंड अ मीनिंगफुल ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, द प्रॉब्लम इज नॉट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसके पास डिसेबिलिटी है वो दिक्कत वो नहीं है। द प्रॉब्लम इज द वे दैट नॉर्मेलिटी इज कंस्ट्रक्टेड, किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट की गई है। क्रिटिकली इवेल्युएट। ब्रिट इज अ डिसेबल्ड हीरो हु प्रिजर्व्स अगेंस्ट द सोशल स्टिग्मास एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट द डिसेबिलिटी एंड एस्टेब्लिश हिज ओन आइडियाज। Evaluate how Brit's characteristics work as a counter to literary representation of disabled people as tragic, fearful and pitiful। चलो ठीक है, जो डिसेबिलिटी स्टडीज़ है वो आर्ग्यू करती है कि जो असली दिक्कत है वो डिसेबल्ड पर्सन के अंदर नहीं है, सोसाइटी की फ्रिजिड मेंटेलिटी के अंदर है, नॉर्मेलिसी के अंदर। सोसाइटी जो है वो ज़्यादातर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को इन्फीरियर, डिपेंडेंट और इनकम्प्लीट मानती है क्योंकि इट इज़ स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द एबल बॉडीड स्टैंडर्ड। आप एबल बॉडीड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखो तो उनको डिसेबल कहा जाता है। ट्राइंग टू ग्रो बाय फ्रीडरिख कांगा स्ट्रॉन्गली चैलेंजेस दी स्टीरियोटाइप्स, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चैलेंज करता है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ ब्रिट कोटवाल। ब्रिट जो है उसे कोई ट्रेजिक या हेल्पलेस फिगर नहीं बताया गया है बट एज एन इंटेलिजेंट, इमोशनल, ह्यूमरस एंड सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल, एक सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल जिसे उसकी रियल लाइफ सिचुएशन पता है। उसकी स्ट्रगल्स की मदद से जो है वो सोशल प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ब्रिट खुद की आइडेंटिटी को जो है बनाते हैं एंड बिकम्स अ काउंटर टू ट्रेडिशनल लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसेबल्ड पीपल। मेन बॉडी पर चलते हैं। क्रिटिक ऑफ द आइडिया ऑफ नॉर्मलेसी, जो स्टेटमेंट है वो सजेस्ट करती है कि डिसेबिलिटी बिकम्स अ प्रॉब्लम मेनली बिकॉज ऑफ सोसाइटी डिफाइंस नॉर्मलेसी। वो दिक्कत इसलिए बनती है क्योंकि सोसाइटी ने नॉर्मल की डेफिनेशन निकाल रखी है अकॉर्डिंग टू द एबल बॉडीड एक्सपीरियंसेस। डिसेबल्ड पीपल आर एक्सक्लूडेड, उनको निकाला जाता है क्योंकि सोशल सिस्टम, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन जो है वो इंक्लूसिव नहीं है, वो ब्रॉड नहीं है। ट्राइंग टू ग्रो के अंदर ब्रीड की जो डिफिकल्टीज़ है वो ज़्यादातर सोसाइटी की वजह से हुई है, सोसाइटी के बिहेवियर की वजह से और उनका जो प्रेजुडिस है फिजिकल कंडीशंस के खिलाफ। ब्रिट एज अ नॉन ट्रेजिक हीरो, ट्रेडिशनली जो डिसेबल्ड कैरेक्टर्स हैं लिटरेचर के अंदर उनको ट्रेजिक, हेल्पलेस और ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी दिखाया जाता है। हाउएवर जो ब्रिट का कैरेक्टर है वो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करता है। ऑल्दो उनको उसके पास फिजिकल लिमिटेशंस है, विटी है, वो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है और इमोशनली सेंसिटिव है एंड फुल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। जो फ्रीडरिख कांगा उसको जो है एक कम्प्लीटली ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट करती है रादर देन अ सिंबल ऑफ सफरिंग। स्ट्रगल अगेंस्ट द सोशल प्रिजुडिस, ब्रिट जो है उनको कॉन्स्टेंटली इनसेंसिटिव एटीट्यूड जो है फेस करना पड़ता है सोसाइटी से। ठीक है, लोग उनको जज करते हैं उनकी डिसेबिलिटी के बेसिस पर और उनको उनकी एबिलिटीज़ को जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। डिस्पाइट दिस डिस्क्रिमिनेशन, इस डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद ब्रिट जो है सोसाइटी की लिमिटेड व्यू को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हिज डिटर्मिनेशन टू लिव विद डिग्निटी रिफ्लेक्ट्स हिज इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी, Brit's journey is also a struggle for identity and self-respect.
सोसाइटी ट्राइज टू डिफाइन हिम ओनली थ्रू हिज डिसेबल्ड बॉडी, सोसाइटी कोशिश करती है उसको डिसेबल्ड बॉडी की तरह रखने की, बट ब्रिट जो है कंटिन्यूसली अपनी इंडिविजुअलिटी को बीच में ले आते हैं, उसे असर्ट कर देते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी रिकग्नाइज, अपनी डिसेबिलिटी से नहीं जानना चाहते बट वो अपनी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, ह्यूमर और इमोशन से जाने चाहते हैं कि भाई लोग उनको इस तरीके से पहचाने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशनल एंड सेक्शुअल आइडेंटिटी, एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है ब्रिट के कैरेक्टर का, इट इज़ इमोशनल एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी। सोसाइटी जो है ज़्यादातर अज्यूम कर देती है कि डिसेबल्ड लोगों को प्यार और डिज़ायर के लायक तो होते ही नहीं है, ठीक है। हाउएवर ब्रिट को अट्रैक्शन, इंटीमेसी, लोनलीनेस और इमोशनल अटैचमेंट जो है किसी भी इंसान से होती है जिसके कॉन्टैक्ट में वो आता है। थ्रू दिस, इसकी मदद से द नोवेल ह्यूमनाइजेज डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, उनको ह्यूमनाइज करती है एंड रिजेक्ट सोशल स्टीरियोटाइप्स। यूज ऑफ ह्यूमर एंड कॉन्फिडेंस, Brit frequently uses humor and wit to deal with uncomfortable situations. Uncomfortable situations से डील करने के लिए वो विट और ह्यूमर का इस्तेमाल करता है। His humor becomes a way of resisting pity. पिटी से दूर भागने के लिए ये उनका एक जो है हम कह सकते हैं उनका मैकेनिज्म है, एंड असर्टिंग कॉन्फिडेंस। इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज वीक एंड डिफीटेड अपने आप को वीक और डिफीटेड दिखाने की बजाय ब्रिट जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हैं एंड इमोशनल स्ट्रेंथ थ्रू आउट द नोवेल। चैलेंजेस टू लिटरेरी स्टीरियोटाइप्स, फिडरस कांगा जो है वो ब्रिट के चैलेंजेस को पोर्ट्रे करती है एज ट्रेडिशनल लिटरेसी रिप्रेजेंटेशंस वेयर डिसेबल्ड कैरेक्टर्स आर शोन एज बर्डन्स, विक्टिम्स एंड सोर्स ऑफ फियर। ब्रिट जो है उनको एक्टिव, थॉटफुल, इमोशनल और इंडिपेंडेंट दिखाया गया है। दस द नोवेल गिव्स अ मोर रियलिस्टिक एंड ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटी। सोशल मैसेज ऑफ द नोवेल, थ्रू ब्रिट्स एक्सपीरियंस, ब्रिट के एक्सपीरियंस की वजह से द नोवेल क्रिटिसाइजेज सोसाइटीज़ नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। ये जो नोवेल है ये क्रिटिसाइज करती है कि आज भी समाज की सोच इतनी छोटी क्यों है। ये सजेस्ट करते हैं कि जो रियल लाइफ इश्यूज़ है वो प्रीजुडिस, एक्सक्लूजन से इनकी वजह से हुए हैं। नॉर्मलिसी की उन्होंने जो रिजिड जो है डेफिनेशन दे दी है नॉर्मलिसी की, उसकी वजह से ऐसे इश्यूज होते हैं। द नोवेल देयरफॉर प्रमोट्स डिग्निटी, एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। कंक्लूजन के अंदर ट्राई टू ग्रो चैलेंजेस द आइडिया दैट डिसेबिलिटी इटसेल्फ इज द मेन प्रॉब्लम। ये चैलेंज करते हैं कि डिसेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि नोवेल दिखाती है जो सोशल प्रीजुडिस है और जो रिजिड डेफिनेशन है नॉर्मलिसी की, वो सबसे बड़ी लोगों को डिसेबल्ड फील कराती है। ब्रिट्स characterization works as a powerful counter to traditional literary portrayals of the disabled individuals. ठीक है, through his intelligence, humor, emotional depth and determination, Brit establishes his own identity and presents disability with dignity and humanity. ठीक है. Next question is write short notes on the following: rhinoceros and social conformity, blindness and stereotypes in sight unseen, humor in trying to grow, disability and sexuality, finger spelling in Helen and Frida, concept of normalcy and disability study, autism in Tito Mukhopadhyay's poem and disability life writing and identity. राइनोसोरटिस एंड सोशल कन्फॉर्मिटी, राइनोसोरटिस जो है उसको एक बीमारी की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है। वहाँ पर जो है राइनोसोरटिस जो एक सिंबल है किस चीज़ का, सोशल कन्फॉर्मिटी का और इंडिविजुअलिटी के लॉस का। जैसे जैसे लोग राइनोसोर्स बनते जाते हैं वो अपनी ह्यूमन वैल्यूज़, मोरालिटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को खो देते हैं। ये जो डिजीज़ है ये रिप्रेजेंट करती है कि कैसे सोसाइटी जो है इतनी आसानी से ऑथोरिटेटिव आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और क्राउड को फॉलो करती है बिना सवाल पूछे। लोरेंस को दिखाते हैं दैट पीपल ऑफन सरेंडर देयर आइडेंटिटी ड्यू टू सोशल प्रेशर एंड फियर ऑफ आइसोलेशन, अकेले रहने के डर से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिरेंजर रिमेन्स द ओनली पर्सन हु रेजिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, बिरेंजर एक लौता ऐसा इंसान है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, सिंबलाइजिंग द स्ट्रगल टू प्रिजर्व ह्यूमैनिटी एंड इंडिविजुअलिटी इन अ कन्फॉर्मिस्ट सोसाइटी। Thus the play becomes a critique of mass mentality and the political extremism, कि जब पॉलिटिक्स कितना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है यूरोप के अंदर उस टाइम में कितना ज़्यादा लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने लग गए थे। ब्लाइंडनेस एंड स्टीरियोटाइप्स इन साइट अनसीन बाय जॉर्जिना क्लीकी चैलेंजेस सोसाइटी स्टीरियोटाइप्स अबाउट ब्लाइंडनेस, कि कैसे वो ब्लाइंडनेस को देखते हैं। सोसाइटी ज़्यादातर अज्यूम करती है कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो हेल्पलेस, डिपेंडेंट और इनकेपेबल होते हैं अपनी ज़िंदगी जीने में। क्लीकी ऐसे लोगों को, ऐसे एजम्पशंस को क्रिटिसाइज करती है और एक्सप्लेन करती है कि ऐसा जो एटीट्यूड है ये डर के ऊपर बेस्ड होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होता है, रियलिटी पर नहीं। वो आर्ग्यू करती है कि ब्लाइंडनेस इज सिंपली अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड, भाई अगर आप अंधे हो तो आप दुनिया को एक दूसरी तरीके से फील करते हो, दूसरी तरीके से देखते हो, ठीक है। थ्रू यहाँ पर देखना मन की आंखों से है, ठीक है।
असली आंखों से मन की आंख। थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म, क्लीगी क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ नॉर्मल विजन एंड promotes dignity, independence and equality from blind individuals. Humor in trying to grow. In trying to grow, humor is an important coping mechanism used by Brit. Brit के द्वारा ये जो है काफ़ी important coping mechanism है. Despite facing discrimination, loneliness and physical limitations, ब्रिट जो है अपनी विट आयरनी का इस्तेमाल करते हैं अनकंफर्टेबल सोशल सिचुएशंस को डील करने के लिए. उनका जो ह्यूमर है वो उनकी इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ह्यूमर ऑल्सो हेल्प्स हिम रेजिस्ट पिटी को रेजिस्ट करने में एंड चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप्स अबाउट डिसेबिलिटी. इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग ट्रेजिक और हेल्पलेस, ब्रिट प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज सेल्फ अवेयर एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग. इस ह्यूमर की वजह से जो फ्रीडा कांगा है वो ह्यूमनाइज करती है डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को और उसे डिग्निटी और इंडिविजुअलिटी देती है. ठीक है. डिसेबिलिटी एंड सेक्सुअलिटी. डिसेबल्ड जो स्टडीज़ है वो चैलेंज करती है स्टीरियोटाइप्स को, जो कहते हैं कि डिसेबल्ड पीपल जो है वो इनकेपेबल होते हैं प्यार, इंटीमेसी और सेक्सुअल डिज़ायर के. टेक्स्ट जैसे ट्राइंग टू ग्रो, हेलेन, फ्रीडा ओपनली एक्सप्लोर करते हैं इमोशनल एंड सेक्सुअल लाइफ्स ऑफ द डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स. ये जो वर्क्स हैं ये दिखाते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उन्हें भी अट्रैक्शन, अफेक्शन, लोनलीनेस वगैरह, इमोशनल अटैचमेंट जैसी चीज़ें फील होती है बाकी सब की तरह. ठीक है. डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी को साथ में लाकर वो जो टेक्स्ट है वो सोशल प्रिजुडिस को जो है रिजेक्ट करते हैं एंड रिकॉग्नाइज द डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स एज इमोशनली एंड सेक्सुअली कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स. फिंगर स्पेलिंग्स इन द हेलेन एंड फ्रीडा. हेलेन और फ्रीडा के अंदर जो फिंगर स्पेलिंग है वो एक पावरफुल सिंबल है कम्युनिकेशन, इंटीमेसी और इमोशनल कनेक्शन का. सिंस हेलेन कैन नॉट सी और हियर, ना तो वो सुन सकती है ना देख सकती है, तो टच उसके लिए ना बहुत ज़्यादा प्राइमरी मीन है अंडरस्टैंडिंग का. ठीक है. फ्रीडा जो है वो अपने इमोशंस को और जो अफेक्शन है वो हाथ पे लिख कर बताती है अपनी उंगलियों से. दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट्स ट्रस्ट, क्लोजनेस, इमोशनल वार्मथ बिटवीन द टू वुमेन. एनी फिंगर्स uses finger spelling to show that communication is not limited to speech. सिर्फ बोलने से और विजन से कम्युनिकेशन नहीं होता बल्कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से भी, फिजिकल और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकता है बियॉन्ड फिजिकल लिमिटेशंस. द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी इन द डिसेबल्ड स्टडीज़. डिसेबिलिटी स्टडीज़ जो है सोसाइटी के रिजिड डेफिनेशन को क्वेश्चन करती है. ठीक है. जो एबल बॉडीड एक्सपीरियंसेस है उनको यूजुअली लगता है कि वो स्टैंडर्ड है. ठीक है. और जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं वो अबनॉर्मल और इन्फीरियर है. डिसेबिलिटी थ्योरी जो है वो आर्ग्यू करती है कि जो नॉर्मलिटी है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया है. ठीक है. ऑफन यहाँ पे लोग जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है. द डिसिप्लिन देयरफॉर चैलेंजेस द स्टीरियोटाइप्स एंड प्रमोट्स इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी. यहाँ पर एम्फेसाइज किया जाता है कि डिसेबिलिटी जो है वो एक डिफेक्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक वैलिड ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो कि सोशल एटीट्यूड और कल्चरल स्ट्रक्चर से बदला है. ऑटिज्म इन टीटो मुखोपाध्याय पोएम. टीटो मुखोपाध्याय जो है प्रेजेंट करते हैं ऑटिज्म को एक यूनिक वे से ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड. उनकी जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है सेंसरी एक्सपीरियंसेस, इमोशनल स्ट्रगल्स एंड सोशल आइसोलेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑटिस्टिक इंडिविजुअल. मुखोपाध्याय challenges the stereotypes that portrays autistic people as emotionless and इनकेपेबल. वो ऐसे लोगों को जो है क्वेश्चन करते हैं. उनकी जो पोएट्री है वो हाईलाइट करती है दैट इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल डेप्थ वाइल क्रिटिसाइजिंग द सोसाइटीज इंटॉलरेंस टुवर्ड द डिफरेंस. दस हिज वर्क प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, डिग्निटी एंड एक्सेप्टेंस फॉर द ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स. डिसेबल्ड लाइफ राइटिंग्स एंड आइडेंटिटी. डिसेबल्ड लाइफ राइटिंग जो है वो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को अलाउ करती है अपने एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स को लिखने में एंड आइडेंटिटीज़ को बनाने में. ठीक है. यस. टेक्स्ट जैसे कि साइट अनसीन, ट्राइंग टू ग्रो, ये स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं और डिसेबिलिटी की एक नई डेफिनेशन लाते हैं सोसाइटी के अंदर और कल्चरल एक्सपीरियंस के अंदर. ठीक है. सच ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स गिव वॉइस टू डिसेबल्ड पीपल. ये दूसरे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी एक आवाज़ देते हैं एंड हेल्प देम असर्ट डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिविजुअलिटी. ठीक है. दे एंश्योर एंड दे encourage readers to rethink ideas of normalcy, identity and inclusion while promoting equality and social awareness. Equality और social awareness जो है वो लोगों के अंदर लेकर आते हैं. तो स्टूडेंट्स ये था आपका सब्जेक्ट जिसके अंदर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं. मुझे उम्मीद है
कि लिटरेसी एंड डिसेबिलिटी की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी और एंड आपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपने क्या सीखा है फ्रॉम हेलन एंड फ्रीडाज रिलेशन, हेलन और फ्रीडा के रिलेशन से आप क्या समझते हैं। एंड सेकंड इज व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल ट्राइंग टू ग्रो, ट्राइंग टू ग्रो का थीम क्या है ये आपने लिखना है, ठीक है। तो ये थे आपके गिव अवे के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज नोट्स फ्री में चाहते हैं तो आप इन गिव अवे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू इन द